हाँ जी। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है ना, आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा है। मैं आप लोगों के वो जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बता दूंगी, है ना, कि उस जो आपकी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में वो एक ऑडियो डालने वाली थी, वो जरा टाइम नहीं मिला। एक दो दिन में करती हूँ, ठीक है? एक या दो दिन में वो चीज़ मैं कर दूंगी सॉल्व, है ना भाई। बाकी अपनी जीओसी कंप्लीट हो चुकी है, जीओसी की सारी चीजें हो चुकी हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एरोमेटिसिटी, है ना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एरोमेटिसिटी, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। मैम एरोमेटिसिटी बहुत बार सुन लिया, होता क्या है, कहाँ से आया है ना, कौन सी स्टेट से है ये मैम? सुनना, देखो एरोमेटिसिटी एक्चुअली ये टॉपिक आता कहाँ से है, ये ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। फिर पूछा जाता है कि क्यों, ऐसी क्या स्टेबिलिटी रीजन है ना, ऐसा क्या हो गया कि ये कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल है। ऐसे करके इसकी शुरुआत होती है। पहले तो इसकी शुरुआत, इसकी जर्नी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर चलेंगे कि कंपाउंड्स कितने टाइप के हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया है, एरोमेटिक के बारे में आप कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन फिर समझने वाले हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिएगा एरोमेटिसिटी आता कहां से, ऐसे बोला जाता है कि एचओएच इसका रीजन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका रीजन बताया जाता है। जो अपन ने एचओएच पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, जीओस में भी पढ़ाया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसा कहा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसकी शुरुआत हुई है। देखना कैसे, ऐसे बोला कि सपोज अपने पास में कोई भी इस तरीके से कंपाउंड है और उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और फिर बोला कि अगर इसमें H2 अगर मैं डालूं तो यस मुझे दो ही हाइड्रोजन चाहिए होंगे, है ना, सिर्फ मुझे दो ही हाइड्रोजन चाहिए होंगे, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए। और जैसे ही ऐसा करूंगी तो बोलेंगे यस ये कंपाउंड आपका इस तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा, और इसके लिए डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी। ऐसे कहते हैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है, तो कहा जाता है हीट रिलीज होगी। आप मान लो कि लाइक 120 नेगेटिव साइन बताता है कि हीट रिलीज को, एक्सोथर्मिक का मतलब है नेगेटिव, और 120 किलो जूल पर मोल मैंने ले लिया, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एक डबल बॉन्ड को सेचुरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है, एक डबल बॉन्ड को अगर H2 दोगे तो H और H इस तरीके से लग जाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो 120 है। ठीक है, फिर किसी के दिमाग में आता है अच्छा ठीक है समझ गए, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना दो डबल बॉन्ड को लेके मैं बात करूं। मैंने कहा ओके, दो डबल बॉन्ड ले रहे हो तो ये लो, इस तरीके से मैंने दो डबल डबल बॉन्ड ले लिए, और अगर इसमें H2 का एडिशन करना है तो कुछ 2H2 चाहिए होंगे, इट मीन चार हाइड्रोजन चाहिए होंगे, दो यहाँ पे आ जाएंगे, दो यहाँ पे आ जाएंगे, डन है। और बोलेंगे जैसे ये चीज होगी तो यस ये भी सिस्टम सैचुरेट बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ आ गया, और एक यहाँ, और डेल्टा एच कितना रिलीज होगा, अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा हो तो आपको, कि एचओएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पढ़ा था ना कि एचओएच सबसे पहले पाई बॉन्ड्स के प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स उतनी ही ज्यादा एचओएच रिलीज होगी। इट मीन्स मैम एक के लिए 120 है तो दो के लिए 240 होनी चाहिए, डबल ना, तो बोलेंगे 240 किलो जूल पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होनी चाहिए। कितनी? डबल के लिए जस्ट मैंने 120 का ट्वाइस कर दिया, तो बोला 120 आपकी इसे डबल करते 240 किलो जूल हीट रिलीज होनी चाहिए। बट इन रियलिटी अगर हम देखें तो इतनी हीट रिलीज होती नहीं है। पता है कितनी होती है? इससे कम होती है, -232। देख लो 8 का डिफरेंस आ गया। बोलेंगे इतने किलो जूल पर मोल हीट आपकी रिलीज होती है। कितनी होती है? कुछ अमाउंट कम, लेसर। अब बोलेंगे मैम कहीं पे हीट कम रिलीज हो रही है, इट मीन्स कोई ना कोई स्टेबिलिटी रीजन है। हमें पता है ना भाई कि एचओएच कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बोलेंगे एल्कीन में मैम पक्का से कोई ना कोई स्टेबिलिटी रीजन आ गया है, तभी एचओएच जो है वो लेसर रिलीज हुई है। नेगेटिव साइन से कंफ्यूज ना हो, ये मत सोचना जो माइनस में छोटी वैल्यू वो बड़ी, नहीं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है एक्सोथर्मिक को, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करवाओ तो बोलना एक तो 240 और एक आपके पास में 232 है, इट मीन्स हीट अमाउंट लेस रिलीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी पक्का से कुछ है। तो बोला ऐसा क्या स्टेबिलिटी है इस एल्कीन में, तो जब देखा गया तो पता चला अच्छा ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, स्टेबल है, तभी हीट लेस रिलीज हुई है। अब बात करते हैं तीसरी। मैंने बोला अगर इसी तरीके से 3 बॉन्ड्स में रख दूं बैक टू बैक कॉन्जुगेटेड, और इनको मैं सैचुरेट करवाने के लिए
3H2 अगर यूज कर लूं, इट मीन्स 6 हाइड्रोजन, तो 6 के 6 हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएंगे और जो हीट रिलीज होनी चाहिए डेल्टा H अमाउंट वो 12 का डबल मतलब 120 का डबल कितना होता है, 12 3 36 होता है, बोलेंगे 360 आपके किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होनी चाहिए, है ना। 360 आपकी -360 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं भाई। बेंजीन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होती है। हाँ एक बार पढ़ लो टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद में बात कर लूंगी सारी। तो बोलेंगे हीट जो रिलीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 360, बट इन रियलिटी जितनी हीट रिलीज होती है वो है माइनस के 208 किलो जूल पर मोल। मतलब एक हो गया एक्सपेक्टेड और एक हो गया रियलिटी, ये एक्सपेक्टेड ये रियलिटी, ये एक्सपेक्टेड ये रियलिटी। इट मींस कितनी हीट रिलीज हो रही है, बोलेंगे माइनस का 208। अब बोलेंगे अरे इसमें तो और भी लेस हीट रिलीज हुई है, इसका क्या रीजन है, बोलेंगे अच्छा यहाँ पे तो और भी तगड़ा कोई ना कोई स्टेबिलिटी रीजन है, और वही रीजन कहा गया है कॉन्जुगेशन, या बोलेंगे इस तरीके के कॉन्जुगेशन से इस सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के रीजन को ही कहा है कि एरोमेटिसिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है और वो किसकी वजह से है कि ये सिस्टम एरोमेटिक है मैम, यही इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से हीट जो है जितनी सोची थी उससे तो काफी ज्यादा कम रिलीज हो रही है। कहाँ 360 और कहाँ 208। तो बोलेंगे इतनी लेस हीट का राज क्या है, तो बोलेंगे राज है स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी है एरोमेटिसिटी से। मैम ये एरोमेटिक है ये हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं 11th 12th से। एरोमेटिसिटी के क्या पॉइंटर्स हैं, आप किस बेसिस पे इसको एरोमेटिक कहते हो, है ना, किसको एरोमेटिक कहेंगे किसको नहीं, तो आप थोड़ा सा वो जानते हैं। सुनना देखो, इस कंसेप्ट की हिस्ट्री तो यहाँ से आई है कि एरोमेटिसिटी जाना क्यों कहाँ से आई, तो बोला जब हमने इस तरीके से देखी तो पता चला इस तरीके के कुछ कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एरोमेटिक होते हैं। तो अगला सवाल यही बना कि एरोमेटिक आप कहते किसको, है ना, एरोमेटिक आप कहते किसको, तो लिखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या पॉइंटर्स है, क्या ऐसे आपके टॉपिक्स रहेंगे, है ना, पॉइंट्स रहेंगे जिनकी वजह से आप किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। और सबसे पहला पॉइंट नोट करना कि अगर कंपाउंड आपके पास में साइक्लिक है, कैसा है, साइक्लिक है। दूसरा लिखना आपका कंपाउंड फॉर श्योर प्लेनर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि उसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इन पॉइंटर्स के बिहाफ पे हम किसी को एरोमेटिक कहते हैं, लिखिएगा कॉन्जुगेशन उसमें एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, और जिसका मतलब है कि मैम कोई भी sp3 कार्बन एटम एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लिखिएगा sp3 कार्बन एटम मस्ट बी एब्सेंट, कि इसमें कोई भी sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे sp3 कार्बन एटम मस्ट बी एब्सेंट, एब्सेंट होना ही होना चाहिए, देन तभी हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। और लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये आता है कि आपके पास में आपका कंपाउंड हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हकल्स रूल, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए। अब ये हकल्स रूल होता क्या है, इस रूल का मतलब है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, बोलेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हम किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं। अब मैम एक बात बताओ, सब कुछ हो, सपोज करो कॉन्जुगेशन ही पूरी नहीं है, तो भी आप बोलोगे कि एरोमेटिक, बोलेंगे नहीं। मैम अच्छा बताओ सब कुछ है बट प्लेनर नहीं है, तो भी आप बोलोगे कि एरोमेटिक, बोलेंगे नहीं। इट मीन्स अगर एक भी पॉइंट इनमें से डगमगाता है, मतलब डिस्टर्ब होता है, तो हम सीधे सीधे उस कंपाउंड को जाके बोल देंगे नॉन एरोमेटिक, एंटी नहीं, उसको सीधे सीधे आप क्लासिफाई कर दोगे कि ये फिर नॉन एरोमेटिक है। समझ गए, अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, ये हर एक पॉइंट होना चाहिए, अगर हर एक पॉइंट फुलफिल होता है तो हम उसे बोलेंगे एरोमेटिक। एक भी पॉइंट अगर गड़बड़ाया तो सीधे आप उसको क्लासिफाई कर दीजिएगा एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कितने लोगों को बात समझ में आ गई मेरी, बताओ भाई। मैम एक एग्जाम्पल हो जाए, है ना, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एक बार, जैसे सपोज करूं मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिया, ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल ये ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे मैम देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है। ऑल्दो प्लेनर वाली जो चीज है ना ये अपन को दिखती नहीं है,
प्लेनर वाली चीज हम किसी को देख के ओनली, है ना, ओनली बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल यू कैन नॉट से वेदर इट इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। सिर्फ उस मॉलिक्यूल को देख के, विजुलाइज करके आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरीके से ड्रॉ हुआ है ये भी प्लेनर ही लगेगा, और जिस तरीके से ये ड्रॉ अभी मैं किसी और को करूंगी उसको भी आप प्लेनर ही कहोगे। इट मीन्स विदाउट ओनली या ओनली एट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल आप किसी को नहीं कह सकते ये प्लेनर है या नहीं है। तो फिर मैम कैसे बताएंगे प्लेनर? वो मैं ही बताऊंगी। प्लेनर या नॉन प्लेनर आप नहीं देख पाओगे, वो चीज मैं ही बताऊंगी कि यस ये प्लेनर है। देन है, अभी सुनना देखो। तो बोलेंगे ठीक है चलो मान लिया आप बताओगे, तो ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक तो है। प्लेनर है मैम आप कह रहे हो, तो कहते हैं यस प्लेनर है। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है क्या? चेक करते हैं। कॉन्जुगेशन कंप्लीट होने का मतलब है कि ऑल्टरनेट पे आपके बॉन्ड्स होने चाहिए। डन है ना? बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, यस। लेकिन यहाँ पे मैम एक sp3 कार्बन एटम है जो कॉन्जुगेशन को पूरा नहीं होने दे रहा। आप देखो ना, ऑल्टरनेशन होनी चाहिए ना, डबल सिंगल सिंगल, अरे नहीं मैम नहीं चलेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, नहीं नहीं है। समझ गए ना? इट मीन्स कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। अब कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, उसका रीजन क्या है कि एक sp3 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बोलना यहाँ पे प्रेजेंट है एक sp3 कार्बन एटम जिसने कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो बोलेंगे ये कैसा है? ये फिर हमारे लिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी नहीं बोलना है, सीधे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। मैम आपने हकल्स रूल तो चेक ही नहीं किया। अरे क्यों करूं, मेरा तो एक ही, जैसे ये वाला पॉइंट भी डिस्टर्ब हुआ तो मैंने बोल दिया सीधे सीधे कि ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। मैंने कहा एक भी पॉइंट गड़बड़ाया तो सीधे फिर वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो बोलेंगे यस मैम इसमें से एक पॉइंट गड़बड़ा गया कि कॉन्जुगेशन पूरी नहीं थी, क्योंकि एक sp3 कार्बन एटम आ गया, और जैसे एक sp3 कार्बन एटम आया तो बोलेंगे यस इट इज नॉन एरोमेटिक। डन है भाई? मैम एक बार हकल्स रूल भी बता दो ना, डाउट रहता है। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल लेके एक बार मैं आपको क्लियर करती हूँ ये हकल रूल वाली चीज। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक ये मॉलिक्यूल है, पहले तो आप बताओ साइक्लिक है, प्लेनर है? डन है, साइक्लिक भी है मैम, प्लेनर भी है। तीसरी बात कॉन्जुगेशन कंप्लीट है क्या? बोलते चेक करते हैं मैम। देखो सिंगल डबल सिंगल, नहीं मैम कॉन्जुगेशन पूरी नहीं। मैंने कहा अच्छा यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, अब कॉन्जुगेशन पूरी है क्या? बोलो। कॉन्जुगेशन पूरी होने का मतलब है मॉलिक्यूल में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है, भले ही वो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से घूमे, भले ही वो किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से घूमे, बट यस मॉलिक्यूल में पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रोटेशन है। तो बोलना यस वो कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर रहा है। समझे आप? मुझे बताओ अगर एक पॉजिटिव चार्ज लगाती हूं तो क्या कॉन्जुगेशन पूरी हो रही है? बोलो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। देखिएगा ऐसे बोलेंगे मैम पॉजिटिव चार्ज से क्या ही फर्क पड़ गया? भाई पड़ गया फर्क। कैसे? कि डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, पॉजिटिव चार्ज था। अब आप बड़े बच्चे हो, अगर छोटे बच्चे होते हैं ना तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ये चार्ज आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इट मीन्स कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। देखो 11th-12th को तो ऐसे बोला जाता है। आप लोग बड़े बच्चे हो, आप बड़े स्टूडेंट्स हो, तो आपको हम ऐसे समझाएंगे कि भाई डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर, तो इसका एक और RS बना सकती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज फिर इधर आ जाएगा, किधर? पॉजिटिव चार्ज फिर इधर आ जाएगा, ऐसे करके। तो बोलेंगे यस ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में घूम रहा है। अगर आप इसको नंबरिंग दे देते हो, देखना एक बार कि इफ यू कॉल दिस कार्बन फर्स्ट, इफ यू कॉल दिस सेकेंड और थर्ड, तो बोलना पहले देखो मैम 1 और 1 पे पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज आपका 3 पे है, और अब पॉजिटिव चार्ज आपका 2 पे है, और डबल बॉन्ड भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है 2 और 3 के बीच में, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। इट मीन्स यस मैम कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। समझ गए ना? तो या तो आप ऐसे समझो, और ऐसे नहीं समझ सकते तो फिर आप ऐसे समझो बिल्कुल छोटे जूनियर स्टूडेंट्स की तरह कि कभी भी चार्ज आता है तो वो भी कॉन्जुगेशन को क्या करता है? पूरा करवा देता है। डन है भाई? जैसे ही चार्ज आता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉन्जुगेशन पूरी हो जाती है। चार्ज कर क्या रहा है? चार्ज की वजह से तो डबल बॉन्ड आगे जा रहा है, फिर ये नेक्स्ट पे जा रहा है, फिर ये नेक्स्ट पे जा रहा है। बोलेंगे यस पूरे में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो घूम रही है, तो यस कॉन्जुगेशन पूरी है।
समझ गए। कॉन्जुगेशन बोले तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस की कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन रेजोनेंस की यही है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में होने चाहिए, है ना। ऑल जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं वो सबके सब कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में, बस एक ये कंडीशन हुआ करती है। डन है भाई। अभी जैसे ये वाला बनाया था, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, जिसकी वजह से घूमा ना ये बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन पूरी हो रही है। डन है मैम। एक एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज का लो और फिर वो भी हमको बता दो, है ना। तो सुनो, देखो नेगेटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम, मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन पूरी कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए एक मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, डन है। बोलेंगे साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कॉन्जुगेशन पूरी है, मैम पता नहीं है। अगर सपोज ये नहीं है यहाँ पे, आप बताओ कॉन्जुगेशन पूरी है क्या। बोलेंगे नहीं मैम, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल नहीं चलेगा मैम, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट है एक sp3 कार्बन एटम, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन पूरी नहीं है। समझते हो। अगर ऐसे बनाया होता तो sp3 कार्बन एटम की वजह से कॉन्जुगेशन पूरी नहीं हो रही, ये मानते हो। अब मैंने ये हटा के ना यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, क्या अब कॉन्जुगेशन पूरी है। बोलेंगे चेक करते हैं। इस डबल बॉन्ड की, इस सॉरी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये यहाँ जा सकता है, डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन कर सकता है ना। बोलेंगे ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ चल जाएगा, तो कैसे बनेगा। ये बनाना नहीं है, देखो ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में ऐसे बनाना थोड़ी होगा। ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, मैम फिर से ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कैसे बनेगा। बोलेंगे ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। देखो एक बार कि मैम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। बोला अब क्या करें, फिर से ये यहाँ पे ये आगे, तो बोलना ये मैम कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऐसे घूमता रहेगा जब तक ये इधर नहीं आ जाता। इट मीन्स यस मैम, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से भी कॉन्जुगेशन पूरे में रोटेट हो रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में रोटेट हो रही है, तो यस कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। इट मीन्स मैम पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एम्प्टी पी लेके आता है ना भाई। एक बात, एक डिफरेंस समझना, देखो सभी लोग एक डिफरेंस सुन लो, सुनना देखो, एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस समझाती हूँ, इधर आओ। जब भी ऐसे बनाते हो, ऐसे या ऐसे बनाते हो, दोनों ही पॉइंट्स देखना, एक बार ध्यान से देखना, ये दोनों पॉइंट्स देखो। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन यस एक बात जरूर है कि यहाँ पे एमटीपी है, और एमटीपी की वजह से ये चल सकता है ऐसे। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पूरी कर रहा है, बस इतना है। ठीक है, चलो मैम समझ गए मैम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी कॉन्जुगेशन तो पूरी करता ही है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लेके आता है। देखो ना आप, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 काउंट करूंगी ना। इट मीन्स बोलेंगे मैम पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कॉन्जुगेशन दोनों पूरी कर रहे हैं, करेक्ट है एकदम, है ना। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट और कर लेने हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो जा रहा है कॉन्जुगेशन में, और जो भी डीलोकलाइज होगा हम उस सबको ही काउंट करेंगे। करेक्ट है। किस किस को मेरी एक एक बात अभी तक समझ में आ गई, बोलो बोलो। अभी तक मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, सिर्फ आपको कुछ पॉइंटर्स बोले और ये लिखवाए हैं मैंने। अब मैं एग्जाम्पल शुरू करूंगी, बताओ। बोलेंगे सब फॉलो होगा तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए। डन है भाई। सिर्फ मैंने अभी तक कुछ पॉइंट्स बताए हैं और कुछ भी नहीं समझाया। बोलो चलूं क्या आगे, सभी को डन है मेरी बात, पक्का क्लियर है। चले चलो भाई अब चलते हैं आगे, सुनना देखो। अब आप लिखो एक बार, अब आप लिखिएगा एक बार एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, पहले मुझे ना ये मतलब जूनियर क्लासेस में, मुझे नहीं पता आप लोगों का, मुझे 4n+2 बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि 4n+2 क्या होता है, क्या बकवास लगा रखी है, मुझे लगता समझ नहीं है, सिंपल बताओ ना। तो इसके लिए मैंने अपनी ट्रिक भी निकाल रखी थी, क्योंकि मेरे को ये 4n+2 मतलब ये समझ लो कि जैम तक जब मैं थी मुझे 4n+2 पसंद नहीं था, है ना, क्योंकि मुझसे होता नहीं था। सुनना, तो मैं ऐसे समझती थी कि जैसे सपोज करो आपके पास में एक ये एग्जाम्पल है, ऐसे करके देखना, ये पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने ले रही हूँ, अब ध्यान से देखना। आप बोलेंगे साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, यस। sp3 कार्बन नहीं है, नहीं है। अब 4n+2 पे बात फंस गई, बोलेंगे अब ये समझ नहीं आ रहा, है ना। अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी आपसे कोई बोले उसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं। तो आप सिंपल बोलोगे 1 और 2,
करेक्ट है। आप सिंपल उसको बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे आपके सिस्टम में मैम घूम रहे, डन है ना। तो आपको सिंपल बोल देना है कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल एंड सॉर्टेड, डन है भाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें घूम रहे हैं? बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बताती हूँ 4n+2 वाली चीज। हो सकता है आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात ऑलरेडी पता होगी, होनी भी चाहिए, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं हम, है ना। जो मैंने आपको बताया है वो तो बहुत वो है कि जूनियर स्टेज में नहीं समझ में आता है, अब तो आपको पता होगा। जैसे बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि मेरे इस कंपाउंड में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास में ये इक्वेशन है 4n+2। आपको अगर कोई ये बोल दे कि भैया दीदी एक बात बताओ 4n+2 से 2 बना के दिखाओ, और आपसे सिंपल पूछ ले n की वैल्यू क्या होगी, आपसे बोल रहे हैं कि बताओ भाई दीदी भैया n की वैल्यू क्या होगी जब 4n+2 में आपको 2 लेके आना है, बस सिंपल है, बोलो भी n की वैल्यू क्या रखें ताकि 4n+2 से 2 मिल जाए, आंसर 2 मिल जाए, करेक्ट है, बोलो भाई। What should be the value of n to get the answer as 2? बोलेंगे n की वैल्यू 0 रखो ना मैम। जैसे ही n की वैल्यू आप 0 रखोगे 4 × 0 0 तो 2 ही रह जाएगा मैम, सही है। इट मीन्स बोलेंगे 4n+2 का बस इतना सा रोल है कि इसमें n की वैल्यू हमने बोल दी 0 और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है भाई। बोलेंगे अच्छा क्या 4n+2 से आप 2 बना पाए? आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताओ 4n+2 इससे आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन बना पाए क्या? बोलेंगे यस बना पाए, तो बोलना यस ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, बस इतनी सी बात है। क्या ये इस वाले फॉर्मूले से आप 2 पाई बना पाए? बोलेंगे हाँ बना लिया, तो बस ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो बोल देना यस ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक, डन है भाई। ये लिख लिया हमने पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, आप देखना। बोलेंगे अगर सपोज करो आपके पास में कोई सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है, कोई सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है, ये रहा ये साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, यस। कोई sp3 कार्बन नहीं है, नहीं है। हकल रूल फॉलो कर रहा है? बोलेंगे मैम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हम उस फॉर्मूले से बना सकते हैं, तो यस मैम हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा है? बोलना ये भी है एरोमेटिक। ये भी कैसा है? एरोमेटिक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, ध्यान देना। तीसरा एग्जाम्पल आता है आपके सामने ये वाला, जो हमने कल की क्लास में भी देखा था, जो हमने कल की क्लास में भी देखा था, और इसे हमने नाम दिया था स्क्वेरिक एसिड, है ना। कल PYQs करे थे GOC के, उसमें भी एक जगह आ गया था, इसे हम बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड, डन है, करेक्ट है भाई। इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये स्क्वेरिक एसिड एरोमेटिक है क्या? बोलना यस ये एरोमेटिक है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है इस डबल बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से। इसको नेक्स्ट पे लेती हूँ, एक बार सुनना। बोलेंगे इस तीसरे वाले एग्जाम्पल को मैम, इस तीसरे वाले एग्जाम्पल को स्क्वेरिक एसिड को जरा हम यहाँ बना लेते हैं कि हम ना इसको ऐसे शो करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये OH और ये OH, डन है। ये OH और ये OH, या तो आप इसको ऐसे दिखाओ, करेक्ट है, और बोल देना इसको कि ये कैसा है? एरोमेटिक, डन है भाई। या तो आप इसको इस तरीके से दिखाओ और बोल देना ये कैसा है? एरोमेटिक। लेकिन मैम ये अपने आप से तो ऐसे जाएगा नहीं, है ना, अपने आप से तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कर नहीं सकते, कोई ना कोई इसमें हमें क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए कि ऐसे क्यों जाए। तो समझना स्क्वेरिक एसिड को सबसे पहले हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये OH और ये OH, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड हो, ये डबल बॉन्डेड हो। अब क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ से ये H हटा दूं, ये भी H हटा दूं, आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये कुछ ऐसे बनेगा, देखना एक बार। बोलेंगे ये कुछ ऐसे बनेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की जब आप स्टेबिलिटी समझाओगे तो कहना ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तब जाके ये यहाँ चल जाएगा। इट मीन्स हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? अब ये RS बन रहा है तो क्यों ना ऐसे बनाऊं। अब बोलेंगे ये RS बन रहा है कि O पे नेगेटिव चार्ज आ गया मैम, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये O नेगेटिव देखता रह गया, और यहाँ पे आ गया मैम डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O। समझे क्या? ये ऐसे बना दिया, पहला बना दिया कि बोलेंगे अच्छा ऐसे बना दिया, करेक्ट है भाई। आगे सुनना। बोलेंगे मैम अभी भी 2 नेगेटिव चार्ज बच रहे हैं, तो बोला कोई बात नहीं, एक से शुरू करेंगे। मैंने यहाँ से शुरू किया था, इधर लाई थी, डायगोनल चल रही हूँ एकदम, इधर लाई, इधर लाई और इधर लाई। अब मैं पता क्या बोल रही हूँ? यहाँ से शुरू करते हैं, करेक्ट। बोले यहाँ से शुरू करते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो बोलेंगे अरे मैम ये तो फिर से RS बनेगा। बोलेंगे हाँ बना लेते हैं ना।
तो एक हम फिर RS बनाने जा रहे हैं। इधर O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड O और डबल बॉन्डेड O। करेक्ट है। किस किस को आप यूज ले चुके? मैम ये डायगोनल हो चुका, ये भी डायगोनल हो चुका। अब बारी है उधर से चलने की। बोलेंगे अब चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो अब आप नेक्स्ट 2 RS और बना सकते हैं। बोलना इसे ले लेते हैं, ये यहाँ इधर यहाँ। तो बोलना नेगेटिव चार्ज आपका इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसलिए भी कल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बोला था ये कंपाउंड एसिडिक है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसका कैसा है, स्टेबल है। तो बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्डेड O, ये O पे नेगेटिव चार्ज। इसके RS बनाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और वो दिक्कत जब नहीं आएगी जब आप डायगोनल फॉलो करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में बोलना जब ये वाला चलेगा तो इसका RS कैसे बनेगा, ये इधर और ये इधर। तो लास्टली ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बैक टू द ओरिजिनल आ गए हम, है ना। इधर थे 2 एनायन, देखो 2 एनायन आपके इधर थे, वहीं हम घूम के आ गए। ये सारा हमने रोटेशन इस तरीके से समझा दी। डायगोनल ही क्यों ट्रैवल करता है, तो आप बताओ नुपुर, और कैसे चल सकती हूँ? अगर ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऑल्टरनेट में यही तो प्रेजेंट है भाई। नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, तभी तो यहाँ जाऊंगी, इधर ही आऊंगी। अब उधर जा नहीं सकती, क्योंकि ऑल्टरनेशन देखो ना आप, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल। चाहो तो वैसे चल सकते हैं इस तरीके से भी। देखो सुनो, अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है कि मैम ऐसे चलो आप, देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्डेड O आ गया, O पे नेगेटिव, जहां भी कॉन्जुगेशन है वहां जाया जा सकता है। और बोलना यहाँ डबल बॉन्डेड O इस तरीके से प्रेजेंट है। पहली बात, अगर मैंने इसको इधर नहीं खिसकाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। आप खुद देख लो, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे बना दिया। अगर मैं इसको डायगोनल नहीं लूंगी ना, तो इस कार्बन के यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स मुझे इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और करूंगी तभी आप डायगोनल ही आए हो। करेक्ट है, चेक कर लो एक बार, समझ जाओगे क्या बोला है। डन है भाई। बोलेंगे अगर बना के देख लो समझ आ जाएगा डायगोनल ही क्यों चलना है। सही है, डायगोनल ही ट्रेवल करना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड बनते दिखेंगे, विच विल नॉट बी पॉसिबल। तो हमेशा आप ऐसे चल रहे होंगे, नहीं तो आपकी मर्जी, आप कॉन्जुगेशन जहां भी देख पा रहे हो ऑल्टरनेटिव, वहां चलने की कोशिश करो, अपने आप बनते चले जाएंगे। डन है भाई। बोलेंगे इसको कहते हैं स्क्वेरिक एसिड, और इसे कहते हैं स्क्वेरिक एसिड कैसा है, एसिडिक है। स्क्वेरिक एसिड, एक बात तो बोली गई कि काफी अच्छा एसिडिक है ना। एक तो हम समझाते हैं इसकी एसिडिटी, और क्या बोलते हैं, इसकी एसिडिटी काफी अच्छी है, क्योंकि जब H हटता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से एसिडिटी एक्सप्लेन होती है। और बोलेंगे यस मैम ये नेगेटिव चार्ज मस्त कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इट मीन स्क्वेरिक एसिड कैसा है, बहुत बढ़िया एसिडिक। दूसरी बात बोलती हूँ, सुनना ध्यान से। दूसरी बात इस तरीके समझाएंगे कि ये एरोमेटिक भी है। एरोमेटिसिटी देखो कैसे, एरोमेटिसिटी ऐसे कि इसके हर स्ट्रक्चर में आप जरा नोटिस करना, इसके हर बने हुए स्ट्रक्चर में, जैसे ये वाला बना है, यही देख लो, इसके हर बने हुए स्ट्रक्चर में यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिखेगा। देखो वो एग्जैक्टली इसके जैसा दिखेगा। इट मीन स्क्वेरिक एसिड भी किसका एग्जांपल है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, जो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कैसा है, एरोमेटिक। समझ गए। बोलेंगे स्क्वेरिक एसिड कैसा है, एसिडिक भी है, हाईली एसिडिक, और साथ साथ ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। कॉन्जुगेशन को आप ऐसे बताओगे और बोलोगे कॉन्जुगेशन एकदम एग्जैक्ट, एकदम इसकी तरह है कि कंप्लीट है। डन है। कैसा सिस्टम है स्क्वेरिक एसिड, एरोमेटिक सिस्टम। डन। तो एक बार के लिए मैम ये जो आपने एग्जांपल्स लिखे हैं ये किसके हैं, तो बोलूंगी ये सारे एग्जांपल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं, जो सब के सब कैसे हैं, एरोमेटिक। ये सारे एग्जांपल जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं 2 पाई के हैं। देखो आप सारे एग्जांपल किसके हैं, 2 पाई। डन है भाई, समझ में आया सभी को। ये सबके सब एग्जांपल किसके हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। करेक्ट है। चलूं आगे, बोलो भाई, समझ में आया सभी के। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल है जहां n वैल्यू क्या है, 0 है। जहां पे n वैल्यू क्या रखनी है, मुझे 0 रखनी है। फर्स्ट वाले पे एनायन होता तो, अभी बताऊंगी, सलोनी बताऊंगी। अगर फर्स्ट वाले में सलोनी कह रहे हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता तो हो सकता है, और उस कंडीशन में हम किसको बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे या नहीं, एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे, इतना तो समझ गए ना, फिर उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी बताऊंगी आगे, ठीक है। विक्की बोल रहे हैं कि हकल रूल फॉलो करे, ठीक है, बट नॉन प्लेनर निकले तो इज इट पॉसिबल। नॉन प्लेनर निकले तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। विक्की पे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जहां आप समझ जाओगे बात, ठीक है।
अभी अभी की अभी ले लूंगी तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जैसे विक्की की एक बात है, मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे बोल रहे हैं कि सपोज करो मैम एक कंपाउंड हो, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। कैसा है ये कंपाउंड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है एक बार गिनो। बोलेंगे साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस, मान लेते हैं प्लेनर भी है, ठीक है। कोई sp3 कार्बन एब्सेंट है ना सारे, यस। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, यस। हकल रूल फॉलो हो रहा है, चेक करो। हकल रूल फॉलो हो रहा है, चेक करके बताओ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैम, इसमें आ रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या 4n+2 इससे आप ये 10 वैल्यू बना पा रहे हो? बोलेंगे यस मैम बना पा रहे हैं। इस n को ना मैम 2 लिख देना, तो 4 2 8 + 2 10 बन जाएगा। करेक्ट है मैम, इट मीन्स हकल रूल ये फॉलो कर रहा है मैम, समझ गए ना। यस मैम ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। कैसा होना चाहिए ये, बोलेंगे एरोमेटिक होना चाहिए मैम, है ना। कैसा होना चाहिए ये, एरोमेटिक होना चाहिए। मानते हो कि नहीं बात? बोलेंगे यस मैम करेक्ट तो है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp3 एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, हकल रूल बढ़िया सा फॉलो कर गया, ये कर गया ना भाई, एन वैल्यू 2 रख दी, फॉलो हो गया। बोलेंगे यस मैम ये तो एरोमेटिक होना चाहिए। बट अब सुनो, देखो जैसा विक्की ने बोला था एग्जाम्पल ऐसा बनाओ मैम कि एरोमेटिक, सॉरी ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो हकल रूल तो फॉलो करे लेकिन प्लेनर नहीं हो। तो ये वही बात है, पता है यहाँ क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिपल्शन करने लगते हैं या बहुत ज्यादा रिपल्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से रिंग्स कहती है आपस में, अरे यार इन हाइड्रोजन्स को ना दिक्कत को हटाओ। दिक्कत हटाने के लिए एक रिंग जरा सा आगे आ जाती है, एक रिंग जरा सा पीछे चल जाती है, तो हाइड्रोजन्स में दूरी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे हम घर पे लड़ाई करते हैं भाई बहन, तो मम्मी ने बोलती है एक दूसरे कमरे में बैठ, एक उधर बैठ, वही वाली बात है। बोलेंगे इस रिंग को बोला जाता है कि तुम थोड़ा आगे आ जाओ, इसको बोलते हैं तुम थोड़ा पीछे चल जाओ। तो जब ये ऐसे एडजस्ट होते हैं तो ये रिपल्शन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन, रिंग्स जब आगे पीछे होती है तो ये कंपाउंड सेम प्लेन में नहीं दिखता, इट मीन्स इट इज नो लॉन्गर प्लेनर। ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। और जैसे ही नॉन प्लेनर होता है हम बोल देते हैं अरे अरे अब तो ये है नॉन एरोमेटिक। समझ गए क्या? ये हमें लग रहा था कि हकल रूल फॉलो हुआ तो एरोमेटिक है, बोलेंगे नहीं हकल रूल फॉलो तो हो रहा है बट ये प्लेनर ही नहीं है, तो बोलना ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। इसको लिखना मत, सिर्फ समझाया है, ठीक है। इसको लिखना मत, ये सिर्फ समझाया है, ये आपकी फरमाइश पे समझाया है, ठीक है ना। जैसे तुमने बोला एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, तो लो भाई बना दिया, समझ गए। इसको अभी नोट मत करना, ये 10 पाई की कैटेगरी में ही लिखवाऊंगी अच्छे से, अभी मत लिखना इसको, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो बोलेंगे अच्छा मैम ऐसा भी हो सकता है कि प्लेनर प्लेनर नहीं हुआ, भले ही हकल रूल फॉलो हो गया लेकिन प्लेनर नहीं हुआ, तो उसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे? मैंने कहा नहीं, इतनी देर से और क्या बोल रही हूँ कि एक भी रूल गड़बड़ हुआ, हकल रूल फॉलो करते हुए भी गड़बड़ हुआ, तो बस उसको फिर नॉन एरोमेटिक बोलना। समझ गए कि कोई तुमको दिख रहा है कि कितना बढ़िया बढ़िया है, हकल रूल भी फॉलो कर लिया, तो भी वो प्लेनर नहीं है, तो सीधे जाके उसको नॉन एरोमेटिक बोल दो। करेक्ट है भाई, समझ गए। चल बढ़ते हैं आगे, इसको नोट मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। चल बढ़ू आगे। हाँ भाई और कोई समस्या? देखो एक स्टूडेंट कह रहा है हमारा प्यारा सा कि मैम प्लेनैरिटी मतलब सिमेट्री। नहीं नहीं नहीं, प्लेनैरिटी मतलब सिमेट्री नहीं होता। ऑर्गेनिक में प्लेनर किसको कहते हैं, क्या होता है प्लेनर, है ना। प्लेनैरिटी क्या होती है, जो सेम प्लेन में हो, जो एक ही प्लेन में हो। जैसे जो वेज डैश वाली चीज होती है उसे हम प्लेनर नहीं कहते, आगे पीछे वाली चीज होती है उसे हम प्लेनर नहीं कहते। प्लेन मीन्स जो एक ही प्लेन में आए, जो एक ही प्लेन में हो। जैसे एक और एग्जाम्पल, अब चलो अभी आगे दूंगी, अभी सुनते रहो बस, तुम समझ में आ जाएंगी सारी बातें। तो बोलेंगे अच्छा मैम समझ गए फिलहाल के लिए तो, कि ये वाली जो चीजें हैं, ऑफ द टॉपिक नहीं जाऊंगी वरना मैं बहुत ज्यादा इधर उधर चली जाऊंगी, इसलिए रुक जाना, जहां टॉपिक आएगा मैं समझा दूंगी। अभी सुन, बोलेंगे अच्छा ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब मैम मेरे को ना एक डाउट आ रहा है मैम। मैंने कहा हाँ बताओ। एक डाउट आ रहा है मैम, ये एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? मैंने कहा एन की वैल्यू ना देखो 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एंड सो ऑन भी हो सकती है। अब किसी का दिमाग एकदम खटका और उसको दिमाग में एक डाउट आ गया, पता है क्या डाउट आया? सुनना, डाउट ये आया कि मैम, अभी इसको भी मत लिखना जो अब लिख रही हूँ, देखो किसी के दिमाग में डाउट आया, मैम लो मैंने ये बनाया, देखो तुम सभी और आंसर करो। मैम मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, मान लेते हैं प्लेनर तो है, ठीक है। चलो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, sp3 कार्बन नहीं है। क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? बोलो भाई, क्या हकल रूल यहां से फॉलो हो रहा है?
बोलो बोलो। साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, हगल रूल फॉलो हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ? कह रहे नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो बेचारे इसका क्या दोष था भाई, बताओ। इसका क्या दोष था, इसकी क्या गलती थी? सब कुछ तो सही था। बेचारा साइक्लिक भी होके आया आपके पास में, प्लेनर भी बन के आया, है ना, एकदम अच्छे शाने बच्चे की तरह। कोई sp3 कार्बन एटम भी नहीं था, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट थी। इसका क्या दोष था? तो बोलेंगे सिर्फ इतना सा दोष निकला कि हकल रूल फॉलो नहीं हुआ। तो फिर तुम मेरे पास आए, मैंने कहा इसी को कहते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी को कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी छोटा सा इसका वो लिखवा देती हूँ पॉइंटर। सबसे पहली बात कि ये भी साइक्लिक दिखेगा, दूसरी बात ये भी प्लेनर होगा। बोलेंगे अच्छा, बोला हाँ। तीसरी बात, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगी। बोला अरे वाह मैम, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन एकदम कंप्लीट दिखेगी आपको। ठीक है जी मैम, यहाँ पे भी कोई sp3 कार्बन एटम नहीं होगा। बोला अरे वाह भाई, यहाँ पे भी sp3 कार्बन एटम एब्सेंट होगा। बोला सब कुछ सेम रखना था तो अगला पॉइंट भी सेम रख देते। बोला बस यही तो डिफरेंस है कि ये हकल रूल फॉलो नहीं करता, ये 4n+2 नहीं फॉलो करता, ये सिर्फ 4n फॉलो करता है कि 4n पाए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सब कॉपी पेस्ट, सिर्फ एक पॉइंट अलग कि सिर्फ 4n पाए इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस कंडीशन में हम इसको कह देंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है। क्या बोल देंगे इसको फिर अपन? एंटी एरो। बोलेंगे अच्छा अच्छा, जो आपने अभी ऐसे बनाया, इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, इसमें सब कुछ था, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन भी पूरी थी, sp3 भी नहीं था, बस ये थी कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। तो बोलना यहाँ पे n वैल्यू 1 थी और ये 4n फॉलो कर रहे थे, तभी ये कैसा था? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बोला अच्छा, आप समझ गए, है ना, आप समझ गए, हम क्लियर है भाई। इसको एंटी एरो कहते हैं। बस एरो एंटी एरो में क्या अंतर है? सब कुछ सेम होता है, बस 4n+2 फॉलो नहीं होता। इसलिए जब हम जूनियर क्लासेस में होते थे ना, तो पता है हमको एरोमेटिसिटी के नाम पे क्या पढ़ाते थे? हकल्स रूल। सीधे बोलते थे कि 4n+2 हो तो एरो, और नहीं हो तो पता नहीं क्या बोलते थे, एंटी एरो। अभी सुन लो कि ये सब पॉइंट्स भी होते हैं, और इसके बाद हम कहते हैं कि अगर 4n+2 फॉलो हुआ तो एरो, 4n हुआ तो एंटी एरो। और नॉन एरो कौन? अगर एरो का एक भी पॉइंट गड़बड़ाया तो सीधे नॉन एरो। समझ गए? क्लियर हो गई बात? चलो अब एक बात सुनना, देखो मैम ये 4n और 4n+2 बड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे। अब देखो इधर, यहाँ पे आके मैंने एक बात लिख दी कि आप 2 की टेबल जानते हो क्या? बोलेंगे हाँ बचपन से, इसने तो हमारी जान खाई। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। क्या पढ़ा रहे हो मैम? नेट की क्लास में हो। 2 5 10, 2 6 12, है ना भाई, 2 7 14, 2 8 16। आगे भी चलती रहेगी। अब सुनो, इट मीन्स जो भी 2 की टेबल वाले आए ना आपके पास, वो सारे आपके एरोमेटिक होते हैं, वो सभी आपके एरोमेटिक होते हैं। इट मीन्स वो सभी आपके 4n+2 फॉलो कर रहे होते हैं, जहां n की वैल्यू कहाँ लिखे हैं इसको, एक सेकेंड, जो सभी के सभी यही लिखते हैं, 4n+2 फॉलो कर रहे होते हैं। और जहां पे ये जो n वैल्यू है इसमें, ये 0 से लेकर 1 2 3 4 तक चलते हैं। करेक्ट है भाई? बढ़िया है, मस्त है एकदम। बोलेंगे हाँ अब ठीक लग रहा है। आगे देखो, और जितनी भी ये टेबल है 4 वाली, 4 की टेबल, ये चलेगी आपकी एंटी एरोमेटिक के केस में। किस में चलेगी? एंटी एरोमेटिक के केस में। जहां एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या फॉलो करते हैं? बोलेंगे ये फॉलो करते हैं 4n को। किसको फॉलो करते हैं? 4n को। अच्छा जी, और जहां n की वैल्यू कहां से कहां तक चल सकती है? 1 से लेकर 2 भी चल सकती है, और सो ऑन चल सकती है, 0 नहीं चलेगी। 0 हो गया तो 4 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। इट मीन्स ये 1 से चलेगी। करेक्ट है, अब दिक्कत नहीं आएगी। बोलेंगे ठीक है समझ गए। कभी भी 2 पाई, 2 की टेबल वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो सीधे उसको बोलना एरो, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो सीधे बोल देना उसको एंटी एरो। करेक्ट है भाई? चलूं आगे मैं? बोलो, अब नहीं आएगी समस्या? चल सकते हैं हम आगे? तो अभी तक मेरी लिस्ट में सबसे पहला काम मैंने आपको करवाया एग्जाम्पल ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये मैंने करवा दिए, है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, जिसमें स्क्वेरिक एसिड कराया और 2-3 चीजें और करवाई, 3 एग्जाम्पल करवाए। अगली कैटेगरी में बनवाने वाली हूँ आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन की। एक बार ये पूरा कर लूं क्या, उसके बाद मैं आ जाऊंगी एंटी एरो पे। तो अब लिखिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखो, देखो नेक्स्ट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चले, समझ में आ रही है ना बातें? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा अब?
बढ़ू आगे। चल अगला लिखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगला लिखना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा क्या, सेकंड लिखिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जाम्पल समझते हैं बहुत सारे 6 पाई के। देखो जैसे मैम एक तो जन्म से हमारे ऐसे लग रहा है पढ़ते आए हैं बेंजीन को, ये रहा है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछूं तो ये आता है पिरिडीन जैसा, बोलेंगे देखो नाइट्रोजन आ गया, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ गया मैम, ये भी स्टिल कैसा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब पिरिडीन के कुछ डेरिवेटिव्स जैसे इसके भाई बंधु, बोलेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे करके, या फिर हो सकता है मैम कि यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए, इधर नाइट्रोजन हो और ऐसा कोई एग्जाम्पल, ये भी एरोमेटिक है, सब बेंजीन की फैमिली चल रही है। अब बोलेंगे हो सकता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे एक दूसरे को 1 और 4 पे देख रहे हो तो ऐसे हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल मैम, अब देखो पायरोल भी तो हो सकता है, पायरोल, ये देखना पायरोल में बस इतनी सी बात है, पायरोल के जहां मैं पायरोल बोलूंगी ना मेरे दिमाग में बेसिसिटी जरूर आएगी। सुनना, बेसिसिटी कंपैरिजन आपको करवाया था इन दोनों में, याद है किस किस को याद है, करवाया था क्या? बेसिसिटी कंपैरिजन करवाया था पिरिडीन और पायरोल के केस में, किस किस को याद है ये चीज? बोलो भाई। बोलेंगे मैम देखो इसमें क्या होता है कि लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर्स की वजह से एरोमेटिक बनता है, क्योंकि लोन पेयर्स अंदर रिंग में इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में, तभी ये सिस्टम इन टोटल कैसा बन जाता है 1 2 3 4 5 6, इट मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एज लाइक पिरिडीन। लेकिन पिरिडीन के लोन पेयर एक बार के लिए फ्री है, रिंग अपने आप में एरोमेटिक है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग है। डन है भाई, कोई डाउट नहीं है ऐसे? बोलेंगे हाँ भाई याद है कि ये पायरोल था, ये पिरिडीन था, इसमें एरोमेटिसिटी आई लोन पेयर की वजह से, इसलिए बेसिसिटी कम हो गई। अब मैं आराम से वर्ड यूज ले सकती हूँ कि आप समझते हो ये बात। बोलेंगे इसमें इसमें एरोमेटिसिटी आई है जब लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ है, तो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मेरी पढ़ाई में मेरे काम में व्यस्त हूं तो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं हूं। वही बात है कि लोन पेयर अपनी बेंजीन की डीलोकलाइजेशन में खुश है अपनी रिंग में, तो इनकमिंग H प्लस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये ज्यादा अवेलेबल है कि ये? बोलेंगे अरे मैम ये। डन है, तभी बोला था कि पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। करेक्ट है भाई। अब चलते हैं आगे। चलो ये हो गया एक रिवीजन, अब बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैम इसके भाई बंधु लाइक आपके थायोफीन, सिमिलरली थायोफीन इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, सिमिलरली फ्यूरेन इज एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डन है भाई, ये तो हुए बेसिक एग्जाम्पल। और कुछ मैम, और आपके पास में ऐसा आ सकता है, ये देखो ये एग्जाम्पल भी कैसा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, करेक्ट है। चलो और कुछ मैम, अभी देखो ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा कैसा देखो ऐसा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो और ये सिस्टम, ये ज्यादा हो गया क्या 6 पाई से? देखना एक बार। बोलेंगे हाँ ज्यादा हो गया, एक काम करो यहाँ पॉजिटिव कर लो, अभी सही है। बोलेंगे ये है 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, कॉन्जुगेशन कंप्लीट। किसका एग्जाम्पल है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिख लो भाई। डन है। और क्या हो सकता है मैम? बोला और ऐसे भी तो हो सकता है कि एक 8 मेंबर्ड रिंग हो, है ना, ऐसे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज हो, अभी भी एक ऐसा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कॉन्जुगेशन कंप्लीट। देख लो एक बार। चल सकते हैं आगे? नोट कर पा रहे हो ना तुम लोग? चलूं आगे? लेकिन मैम पिरिडीन तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन है। अरे अंजलि एक बात बताओ, मैं किस लोन पेयर को काउंट करती हूँ किसको नहीं, किस नेगेटिव चार्ज को काउंट करती हूँ किसको नहीं, आप नोटिस करो एक बार, आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसे कहना है अंजलि का कि मैम देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब मैम अगर एक ये बेंजीन है, अपन गिनते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखना एक बार। और मैम अपने पास में एक बेंजीन रिंग है और अब अपन गिन रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा है क्या? बोलो बोलो, ऐसा ही बोल रही हूँ क्या? भाई इसमें आपने गिना 1 2 3 4 5 6, मैम 6 पाई, ठीक है मान लिया। इसमें क्या 8 पाई गिनूं क्या? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनूं क्या? बोलेंगे नहीं मैम। पूछा क्यों?
तो बोलेंगे उस आप नेगेटिव चार्ज को या उस लोन पेयर को गिनते हो मैम जो कि इन्वॉल्व होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो जो कि आपके डीलोकेलाइज होता है उसको गिनते हैं मैम। ये कहाँ डीलोकेलाइज है मैम? आपने बताया था कि नेगेटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड के पास में ये जस्ट ही, तो ये चलता नहीं है आगे, इट मीन्स ये यहीं रहेगा, इट मीन्स ये लोकेलाइज्ड है। और जब ये शामिल ही नहीं हो रहा मैम तो उसको गिनेंगे क्यों? तो बोला अच्छा इसको नहीं गिनना, ये स्टिल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 8 पाई नहीं है। समझ गए? बोलो भाई, मिल गया आंसर? इट मीन्स जो आप कह रहे हो कि एक अगर ये पिरिडीन है मैम, ये पिरिडीन है, क्या 6 पाई गिनूं या इसको भी गिनूं 8 पाई बोलूं? अरे बोला इसको मत गिनना, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर शामिल ही नहीं है, ये तो लोकलाइज्ड है। लोन पेयर अगर डबल बॉन्ड के जस्ट ही साथ में है तो ये चलता थोड़ी है, ये तो लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज को थोड़ी काउंट कर रहे हैं हम किसको काउंट कर रहे हैं? जो कि इन्वॉल्व हो रहा हो, जस्ट लाइक पायरोल के लोन पेयर, ये शामिल है, ये ऐसे कॉन्जुगेशन में शामिल है, ये शामिल नहीं है, इसलिए इसको गिनूंगे भी नहीं। सही है भाई? भाई वैसी बात हो गई, हम पार्टी करने जा रहे हैं सपोज करो, और मेरे पास में कुछ लोग आए पूरे एकदम जोश से कि हाँ मैम ऐसे करेंगे, वहां चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तो जो इन्वॉल्व है चलने की लिस्ट में उसी को काउंट करूंगी। एक है जिसको धक्के लगाने हमें पड़ रहे हैं कि भाई चलेगा कि नहीं तू, तो उसको क्यों लेंगे भाई, उसको हम शामिल भी नहीं करेंगे। समझ गए? जो खुद इन्वॉल्व है, एक्साइटेड है एकदम, उसको शामिल कर लेंगे। जो है ही नहीं एक्साइटेड उसको बोलेंगे बैठा रहे, हम नहीं लेके जा रहे। चले आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। बोलेंगे ठीक है मैम समझ गए, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, सुनना नेक्स्ट, ये हो गई बात, अब चलते हैं आगे। चलो भाई ये भी हो गया, अब कोई और एग्जाम्पल हो जाए मैम। जैसे एग्जाम्पल आपके पास में ऐसा भी आ सकता है कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कॉन्जुगेशन कंप्लीट, एरोमेटिक। कौन सी एरोमेटिक? 6 पाई की कैटेगरी। डन है भाई, बढ़े आगे। और कुछ और हो सकता है कोई? हाँ जी हो सकता है। जैसे ऐसा लग रहा है तुम दुकान पे आए हो और दुकानदार तुमको बताया जा रहा है हाँ मैडम ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखो कि सपोज आपके पास में बोरॉन प्रेजेंट है, ये करेक्ट है क्या? ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? बोलो। ये एरोमेटिक है, इसको क्या बोलोगे? ये 6 पाई कैटेगरी है, या बोलेंगे अरे मैम ये तो नॉन एरोमेटिक है? बोलो मुझे इसको किस में काउंट करना चाहिए? बोलो। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगी, बताऊंगी। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही डीलोकलाइज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्जुगेशन पूरी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो वो सिर्फ काम आता है दूसरे लोगों के कॉन्जुगेशन पूरी करने में। नेगेटिव चार्ज खुद डीलोकलाइज हो सकता है ना, समझ गए? हाँ जी क्या बोलना है इसको? एरो की नॉन एरो? बोलेंगे मैम ये तो है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि मैम एक ऐसा sp3 एटम आ गया है जो बीच में आके अटक गया है, हमारी कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब कर दी। बट आप गलत हैं, क्यों? क्योंकि इसने कॉन्जुगेशन पूरी करी है। मैम कैसे? इसके पास तो कुछ कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है। अरे याद करो, बोरॉन के पास में एक कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है बोरॉन, मैंने शायद पहले बताया है ना, कि बोरॉन को आप ट्रीट करते हो एज अ कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास प्रेजेंट होता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, है ना, इसके पास प्रेजेंट होता है एम्प्टी पी ऑर्बिटल। जस्ट लाइक एक कार्बन विद पॉजिटिव सेंटर, इसके पास भी एम्प्टी पी होता है। पता है ना भाई इतनी देर से और क्या बोल रही हूँ मैं? ये देखो कहीं भी आया है क्या पॉजिटिव चार्ज? कहीं आया है? यस मैम ये रहा वो रहा। बोलेंगे यहाँ क्यों माना था इसको एरोमेटिक? क्योंकि यहाँ एमटीपी था, यहाँ क्या था? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो एमटीपी प्रेजेंट है, जिसका मतलब है ये ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे मस्त घूम सकते हैं, और घूम सकते हैं तो कॉन्जुगेशन पूरी हो रही है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोरॉन को कैसे ट्रीट करोगे? हम ट्रीट करेंगे कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। ये किसने बोला भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखो, नहीं लिखना आता है तो जाके इनऑर्गेनिक की क्लास में सीखो, वहां से आप देखोगे कि बोरॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखा जाता है तो इसमें एक एमटीपी बचता है। तभी बोल रही हूँ कि इसको कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो बोला अच्छा इन शॉर्टकट ये कॉन्जुगेशन पूरी कर रहा है? बोला हाँ बस, तो इसका मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कैटेगरी चल रही है उसी कैटेगरी की कंटिन्यूटी में लिख सकते हैं। डन है भाई? इसको इसी कैटेगरी के अंडर अपन नोट कर सकते हैं, जो चल रहा है उसी में नोट कर सकते हैं। चले आगे। और क्या हो सकता है मैम? और क्या लिख सकते हैं? देखो और क्या बना सकते हैं? बोलेंगे हाँ अच्छा ये तो मैंने बना दिया, और देखो एक बार आप,
और क्या बना सकते हैं? अच्छा, एक अगर मैं आपसे ऐसे बना के पूछ लूं, बताना कि बेंजीन बना लूं, ठीक है, यहाँ बोरॉन लगा दूं, कोई फर्क पड़ा क्या? बोलेंगे नहीं, हमारे लिए तो बेंजीन है, मतलब डबल बॉन्ड्स चल रहे हैं, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, तो यस ये भी 6 पाई की कैटेगरी में ही आने वाला है। ये सभी के सभी किस में है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैटेगरी में चल रहे हैं। डन है भाई? ये सभी के सभी कौन सी कैटेगरी में दौड़ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैटेगरी में ये सब चल रहे हैं। बढ़ सकते हैं आगे? डन है भाई? 6 पाई कैटेगरी के बाद में आता है आपके सामने 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 पाई तो पूरा हुआ, इससे ज्यादा और क्या, कितनी वैरायटी देखोगे भाई। अब बढ़ते हैं आगे। मैम 6 पाई भी डन है, 2 पाई डन है, एरोमेटिक होता है, 6 पाई डन है, एरोमेटिक होता है। अब चलते हैं टुवर्ड्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखिएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, समझते हैं, देखो लिखिएगा अगली हेडिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एरोमेटिक में तीसरी कैटेगरी लिखवा रही हूँ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। 10 पाई कैसे दिखते हैं? अभी अभी आज की क्लास में मैंने एक तो लिख भी दिया, अभी वापस लिखती हूँ। देखो 10 पाई में मस्त सा एग्जाम्पल है कि 2 बेंजीन रिंग साथ आके लग जाए तो हमारी मैम काम बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। देखो जैसे सपोज इस तरीके से मैम ये आ गया, अब क्या करना है? देखो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, सब कुछ है, sp3 कार्बन एटम नहीं है, सब डन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 10 पाई, है ना। नेफ्थलीन जिसे कहते हो, सही है। बोलेंगे क्या होगा, बताना मुझे कैसा होगा। मैम ये है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच इज परफेक्टली फाइन एंड इट इज एरोमेटिक। डन है भाई? कोई समस्या, कोई दिक्कत? देखो आराम से 2 रिंग को पास पास लाके खड़ा कर दिया, बोल दिया एरोमेटिक है। डन है भाई, आगे बढ़ते। एक और मैम फ्यूज कंपाउंड्स होते हैं ना ऐसे, बोला हाँ हाँ हाँ। देखो जैसे सपोज करो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक आपके पास में ऑक्सीजन की रिंग आके साइड में लग गई ऐसे, स्टिल क्या बोलेंगे? ये एरोमेटिक है, इसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला मैम ऐसे ही ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो मैम, और यहाँ नाइट्रोजन लगा दो। बोला ओके फाइन, ये भी अभी भी कैसा है? एरोमेटिक है, कोई समस्या नहीं, है ना। स्टिल इट इज एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। मैम 10 पाई कैसे हो रहे हैं? अरे ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन है। लोन पेयर को इन्वॉल्व करना है मतलब तो करना ही है, वरना कॉन्जुगेशन पूरी नहीं होगी। इसको तो शामिल करोगे ही ना भाई। बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कोई दिक्कत परेशानी कोई? बताओ भाई, सही चल रहा है? कैसा है? एरोमेटिक कैसा है? एरोमेटिक, डन है भाई। बट मैम मेरे को एक डाउट आ रहा है दिमाग में, है ना, सुनना अभी। मैम दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि आपने थोड़ी देर पहले तो 2 रिंग्स को बनाया था और फिर बोला था हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन वाली बात, अब तो आप बोल ही नहीं रहे। अरे तो कहाँ है हाइड्रोजन? मैंने तो दीवार खड़ी कर दी ना, समझे क्या? कि वो रिपल्शन वाली बात तब थी जब ये बीच में वैलेंसी नहीं थी, समझ गए? ये बीच में बॉन्ड नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन रिपल्शन हो रहा था, मैंने वो फैक्टरी खत्म किया, मैंने तो ऐसे बिल्डिंग बना दी बीच में, इट मीन्स मैंने एक बॉन्ड बना दिया। तो बोलेंगे अच्छा हाइड्रोजन रिपल्शन वाली बात ही खत्म हो चुकी है, तो परफेक्टली फाइन है, ये एरोमेटिक है, समझ गए? अभी लिखूंगी, उस एग्जाम्पल को भी लिखूंगी जिसमें आपको डाउट आया था। अभी सुनो, अब बोलेंगे मैम और कोई एग्जाम्पल हो जाए, तो बोलेंगे हाँ भाई वेराइटी वेराइटी है, देखते रहो आप। जैसे सपोज करो आपके पास में ये एग्जाम्पल आता है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट है, बताऊं क्या डाउट आता है? सुनो, ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, दो दो नेगेटिव चार्ज है ना मैम। इसका ना ऑल दो हमारे एग्जाम में मैम कोई भी नहीं पूछता है इसका आरएस, बट चलो फिर भी आप हमको ये बताओ कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा कैसे? तो बोलते हैं नेगेटिव चार्ज ना इधर जाता है, राइट है, ये नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड में इस इधर जाता है। कहने का मतलब है जब आप इसके आरएस बनाओगे ना, आपको 2 डाई एनायन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कुछ भी कर लो, हर वक्त आपके पास में 2 डाई एनायन फ्रेम हो ही रहे होंगे। तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है और क्या वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब उसको गिनूं या नहीं गिनूं, सिंपल बात। तो बोलेंगे यस इसको गिन लेना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, तो आप मान लो कि ये डीलोकलाइज होगा ही होगा। डन है। और वेरी सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज जो इतना अच्छा बना हुआ है, ये भी डीलोकलाइज होगा ही होगा, तो इसको भी गिन लो। तो बोलेंगे अच्छा समझ गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक।
खत्म है भाई, चलो आगे। और देखना मैम, देखो ऐसे ले लिया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन, देखो कैसा है, बोलेंगे बेकार। अरे देखो बताओ कि एरोमेटिक है कि नहीं है, बताओ भाई। बोलो भाई, कहाँ चले गए, चैट अटक गई पक्का से, इतनी देर तक एक कमेंट ना आए, ये तो हो नहीं सकता। 1 सेकंड रुकना प्लीज, इनकी चैट कहाँ से अटक चुकी है। देखा, इतनी देर तक एक भी कमेंट नहीं आ रहा। एरोमेटिक वेकेंट पी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों काउंट हुआ? अंजलि दोनों में ही काउंट हो रहा है ना, नाइट्रोजन में भी किया है, ऑक्सीजन में भी किया। डन है भाई, कैसा है, एरोमेटिक है। कोई समस्या, कोई परेशानी है आपको यहाँ से? आपको लग रहे होंगे यार ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये का यही दिसंबर 23 में आया हुआ सवाल है। करवाऊंगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। दिसंबर 23 में ऐसे ही एक बात पूछ ली थी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के बारे में, एकदम सिंपल सी। बोलेंगे यस ये भी, ये ओवरऑल भी कैसा है, एरोमेटिक। क्यों मैम? क्योंकि देखो ना, लोन पेयर को भी कॉन्जुगेशन में लोन पेयर भी जा रहा है, तो मतलब पूरी कर रहा है कॉन्जुगेशन। यस, अगर ये ऐसे होता, देखना, अगर 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 इसको इरेज कर रही हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन बना रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ, ऐसे, ये सिनेरियो अलग ही है। अब लोन पेयर को मत गिनना, समझते हो ना तुम कब गिनना है कब नहीं। सिंपल सी बात है, मैं इस लोन पेयर को कब काउंट कर रही हूँ, जब ये चल पा रहा है। इस टॉपिक में किसी को दिक्कत आ रही है कि लोन पेयर को कब तो काउंट करूं, कब काउंट करना है कब नहीं करना, आपको, आप तो ये बता ही नहीं रहे अच्छे से। तो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ विद द हेडिंग लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, याद करो पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि कौन डीलोकलाइज है कौन लोकलाइज। आप बताओ मुझे, अगर ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऐसे आता है, ये लोकलाइज है डीलोकलाइज लोन पेयर है? बोलो भाई, समझ पा रहे हो ना? बोलेंगे अब ये लोन पेयर नहीं चल सकता, इट मीन्स ये कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। और अभी जो फिलहाल बनाया था वो ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। इट मीन्स ये ऑल्टरनेट पे प्रेजेंट है, तो यस जा सकता है। इट मीन्स इसको भी गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। क्या डाउट आ रहा है? 1 सेकंड रुको, तुम्हारे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। क्या डाउट आ रहा है? रुको रुको भाई, क्योंकि पिरिडीन में लोन पेयर के बगल में ही डबल बॉन्ड है, क्या दिक्कत आ गई? और मैम सेम एग्जाम्पल पर जब आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया तब 6 पा इलेक्ट्रॉन हुआ मैम। एक तो वापस लिख दो भाई, क्या डाउट है तुम्हारा? मैम नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट क्यों कर रही हैं? कर तो लिए काउंट, इन्वॉल्व हो रहा है, खुद ही कह रहे हो। देखो सुन लो, मुझे नहीं पता डाउट क्या पूछा तुमने, लेकिन मेरी बात सुनो। देखो, नेगेटिव चार्ज आपको दिखे कि डीलोकलाइज है, आपको 2 वर्ड आने चाहिए, फिर काम हो जाएगा। एक आना चाहिए डीलोकलाइज, सिखाया था भाई जीओसी में, कितना तो सिखाया था। एक होता है डीलोकलाइज्ड और एक वर्ड होता है लोकलाइज्ड, ये 2 शब्द आपको आने चाहिए। इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड रहना, इसका मतलब होता है जो चल फिर सकता है ना, जो चल सकता है, इसके पैर है। अब सुनो, ये जैसे ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज है, ये चल सकता है, तो इसको काउंट कर लो, सीधी बात। और जहां आप, जैसे यहीं आ गया नेगेटिव चार्ज, तो आप मत करो क्योंकि ये नहीं चल सकता। ये कैसा है, लोकलाइज। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो इजी सी बात है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। बोलेंगे ठीक है सॉर्टेड है। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल है। कोई समस्या परेशानी पूछो। अच्छा मैम एक बात बताओ, इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो? मैंने कहा वो भी सेम ही केस है, लो यहां बना देते हैं। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो भी सेम ही सिनेरियो था। ये देखो, ये देखो, नेगेटिव चार्ज यहां लगा दिया और ये बॉन्ड्स बना दिए। अभी भी ये नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट में है, तो भले इधर जाए उधर जाए, चल पा रहा है ना। इट मीन्स काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी कैसा है, 10 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट मीन्स लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो चल सकता है, करेक्ट है। अच्छा ठीक है, चलें आगे। क्लियर है सभी को? देख लो एक बार। चलो भाई, तुम्हारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हो तो मैं चलती हूँ आगे। अगला लिखना, अगला लिखना देखो।
अगला सुनना, देखो नेक्स्ट पे, अगर मैम 5 बॉन्ड एक साथ बना दूं तो पॉसिबल है क्या? बोला यस पॉसिबल है। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, ऐसे। कैसा है एरोमेटिक? कैसा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डन है भाई? कैसा है? खतरनाक दिखने वाला 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, चलूं आगे। चले, एग्जाम्पल कौन सा? आरसी कौन सा वाला एग्जाम्पल कह रहे हो? अगर आप ये बता सकते हो कि आप किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो। मैम सेम एग्जाम्पल पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल कैसे हुआ? कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? चलो पूछते रहना, अभी बढ़ती हूँ आगे। तो ये भी किसका हुआ? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। चलें आगे। बढ़ सकते हैं भाई, आपकी अनुमति हो तो। अब सुनना, देखो नेक्स्ट बात, ये तो हुई सारी बातें, ठीक है मैम समझ गए। अब उस खतरनाक चीज को इन्वॉल्व करते हैं जो आपकी पहले दिक्कत आई थी। देखो ये सब का सब काम आसान है, आराम से हो जाएगा। ये भी आसान है कि 5 बॉन्ड को बैक टू बैक लगा दिया, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मैं अगली चीज लेने जा रही हूँ। जब कुछ ऐसे सिनेरियो बना हुआ था, ये बीच में बिल्डिंग नहीं थी, देखो मेरे थोड़े शब्द को इग्नोर कर दें, मैं ऐसे बोल देती हूँ समझाने के लिए। देखो जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास में बॉन्ड है, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड है, करेक्ट करेक्ट है। और H जो है हाइड्रोजन, वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वो केस था, ये केस और ये वाला केस दोनों डिफरेंट है, देख लो आप, है ना। ये वाला केस और ये वाला केस बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसके बीच में हम बात कर रहे हैं कि रिपल्शन होता है। यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे रिपल्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से, जो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे समझाया था ना कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से रिंग्स थोड़ा आगे, मतलब आप समझ लो कि ये वाली रिंग थोड़ी वेज हो जाती है और ये वाली रिंग डैश पे चल जाती है। ये पूरी रिंग डैश पे चल जाती है, मतलब पीछे चल जाती है। और ये पूरी रिंग आगे को आ जाती है, इट मीन्स वेज को आ जाती है। आगे पीछे होने की वजह से रिंग्स का प्लेन सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से बोला कि ये नॉन प्लेनर हो गए, कि अब सेम प्लेन नहीं है, इनका एक ही प्लेन नहीं है। तो ये कैसे हो गए? ड्यू टू रिपल्शन ये नॉन प्लेनर बन गए। और जैसे ये नॉन प्लेनर बनते हैं, साथ ही साथ हम कह देते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक हो गए। कैसे हो गए? नॉन एरोमेटिक। आपसे कभी भी कोई ये बना के दे, सिंपल इसको कह देना कि ये कैसा है? नॉन प्लेनर और साथ ही साथ नॉन एरोमेटिक। चल सकती हो आगे? ये तो पढ़ा दिया था मैंने पहले भी, कैसा है? नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। आपको दिखेगा कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक होना चाहिए, बट एरोमेटिक नहीं होगा। ड्यू टू रिपल्शन रिंग्स बिकम नॉन प्लेनर, जिसकी वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये तो क्लियर है आई होप, है ना। आगे बढ़ रही हूँ, अभी सुनना। अब मैम इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक काम कर दो ना। मैंने कहा बताओ क्या काम करूं? बोलेंगे मैम एक काम करो कि यहाँ ना, जैसे आप बिल्डिंग ही बना दो। बोले तो बॉन्ड ही बना दो। बोला हाँ हाँ समझ गए, जैसे अभी पीछे बना रखा था। बोला हाँ वही, बस ऐसे बॉन्ड बना दो तो एक ऐसा बन जाएगा एरोमेटिक। बोलेंगे हाँ करेक्ट है, ये बन गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कोई मेरे पास में और भी समझदार आया, बोला मैम इस चीज को सॉल्व करने के लिए काम करो। मैंने कहा बताओ। बोले मैम दोनों में ना ब्रिज बना दो। ब्रिज मतलब मैम बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है, देखो कैसे। बोले ये ले लो मैम ऐसे, है ना, और यहाँ ऐसे बॉन्ड कनेक्ट कर दो, कोई डिफरेंस थोड़ी आ गया, है ना। ये बनाने में नहीं आ रहा, बनाने में बनाओ भाई, एक दो बार गलत बनता है, बन जाएगा फिर सही, है ना। ऑर्गेनिक है ये, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसका आरएस क्या होगा? अभी ऑफ द टॉपिक चली जाऊंगी, आरएस बनाने लगूंगी तो। और वैसे इन ऐसी चीजों को हम कहते हैं एनिलीन टाइप के सिस्टम होते हैं। ये एनिलीन का मतलब होता है जहां पे कॉन्जुगेशन बाउंड्री पे चले। बना लो इसके आरएस, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा जब आप आरएस बनाओगे। हाँ सुनना, एक और बात बताती हूँ। जब आप इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का आरएस बनाओगे, जैसे ये है, दो बेंजीन की रिंग लगी हुई है और आपको आरएस बनाना है, कभी भी आप इनका आरएस बनाओगे ना, तो सबसे पहले एक रिंग में बॉन्ड्स का रोटेशन करो। लास्ट में बता दूंगी एक बार, ठीक है। एक बॉन्ड का रोटेशन करो एक रिंग में, उसके बाद में दूसरे रिंग पे जाना। मतलब कोई खास इनके टिपिकल नहीं है आरएस बनाने, आखिर में एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको कि अगर दोनों के बीच में ब्रिज बना दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो हाइड्रोजन वाली चीज है ना, वो सॉल्व हो गई।
बस ऐसे समझ लो कि यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी ब्रिज कनेक्ट करके। अभी भी बोलना कि ये कैसा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच विल बी एरोमेटिक। अब एक और चीज समझते हैं, सुनो देखो, किसी का दिमाग और तेज चला और उसने बोला मैम एक काम करो, ब्रिज बना के कोई एटम कनेक्ट कर दो। मैंने कहा अब तो तुम कुछ भी कर रहे हो। देखो, जैसे किसी ने बोला मैम ब्रिज कनेक्ट कर दो और एटम बना दो। देखो कैसे, मेरे को ऐसे बताया, ऐसे ब्रिज बनाओ और यहाँ ऑक्सीजन लगा दो मैम, ऐसे बताया मुझे। देखो, मेरे को बोला कि मैम ऑक्सीजन एटम कनेक्ट कर दो। बोला कौन कौन सा एटम हो सकता है, भले ही नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, लोन पेयर्स वाले या कोई भी अदर एटम ऐसा आ सकता है। मतलब कार्बन भी आ सकता है, जैसे यहाँ कार्बन आया, या आपका ऑक्सीजन भी आ सकता है। स्टिल इट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड विच विल बी एरोमेटिक। तो बोलेंगे अभी भी ये कैसा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एरोमेटिक। सिर्फ इसी के लिए कहा है मैंने रिपल्शन, और इन सब में रिपल्शन फैक्टर खत्म हो गया। ये सबके सब कैसे हैं, एरोमेटिक। डन है, 10 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एरोमेटिक है। अगर मैं आपको ये ऐसे नहीं पढ़ाऊं ना, ये सिर्फ पढ़ाने का तरीका है। अगर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊं तो पता है मैं कैसे पढ़ाऊंगी। देखो, इस लिस्ट में आऊंगी, पहले ये बताऊंगी कि हाँ ये हो गया एरोमेटिक, डन है। फिर इसके बाद में मैं कैसे पढ़ाऊंगी, इसको बोलूंगी 10 पाए, इसको बोलूंगी 10 पाए। इससे भी अच्छा ये दिमाग में तब बैठता है जब हम ये बोल दें कि भाई ये रिपल्शन फैक्टर को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ ब्रिज बना दिया, या ब्रिज से कोई कनेक्ट कर दिया, या इसको पैक ही कर दिया। डन। तो 3 एग्जाम्पल आपके एक ही साथ में खत्म हो जाते हैं। डन है ना। ये इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया ताकि तीनों एग्जाम्पल आप एक ही साथ में आपके दिमाग में सेट हो जाएं, और ये भी साथ साथ सेट हो जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन थे इसलिए रिपल्शन था, और इसलिए नॉन एरोमेटिक और नॉन प्लेनर है। करेक्ट है भाई, इसलिए ऐसा पढ़ाया गया है ये। ठीक है, पूरी रिंग एक प्लेन में रहेगी ना, जहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है प्रिंस, वो पूरा पोर्शन एक ही प्लेन में है। देखो सुनो, प्रिंस का कहना है कि जब आप ये ब्रिज कनेक्ट करोगे तो आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो गया। तो आप सोचो एक बात, इस पूरे को उठा के मैं ऐसे ले आई, सोचना ये मेरी रिंग है ना, ये ऐसे है, पूरे को लेके मैंने ऐसे ले लिया। अब ये जहां कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, देखो आप जहां कॉन्जुगेशन आपको दिख रही है, कॉन्जुगेशन कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। क्या ब्रिज शामिल है क्या कॉन्जुगेशन, बोलेंगे नहीं। अगर ब्रिज को हमने कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं किया तो पूरा पोर्शन तो मेरा ऐसे है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और वहां मस्त कॉन्जुगेशन हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। जो भी कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो पूरा सिस्टम विद इन सेम प्लेन होना चाहिए, वही तो बोला है। अब जरा इस पे आते हैं। बोला यहाँ कॉन्जुगेशन ये हो रही है, ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन जहां कॉन्जुगेशन हो रही है वो सिस्टम एक आगे एक पीछे है। बोला वो करेक्ट नहीं है। इट मीन्स जो सिस्टम अपने लिए है दैट शुड बी इन द सेम प्लेन। करेक्ट है। वो ब्रिज जैसे आप इसको हॉरिजॉन्टल में ले रहे हो और ब्रिज ऐसे आ रहा है, ऑल दो ब्रिज भी सेम ही प्लेन में आएगा, ब्रिज भी यही प्लेन है उसका भी। करेक्ट है, ऐसे है, देख लो, सोचो एक बार। और ब्रिज के लोन पेयर को भी आप काउंट नहीं करोगे, कॉन्जुगेशन सिर्फ रिंग में ही हो रही है, बाउंड्रीज पे ही हो रही है, ऐसे हो रही है। डन है ना, कि ये रिंग ऐसे है और ऐसे आपका कनेक्टेड वो ब्रिज है। लोन पेयर ऑन द ब्रिज ब्रिज कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करा, नहीं करेंगे विदेशा, नहीं करेंगे। चलो आगे, बोलो भाई, बड़े आगे। ये था आपका पूरा का पूरा 10 पाई सिस्टम। चल सकते हैं भाई, बोलो कहाँ चले गए। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। डाउट ऑफ ऑक्टा टेट्राइन जो आप पूछ रहे हो वो भी करवाऊंगी ना, वो आगे आएगा, जिस कैटेगरी को पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी में आएगा। अभी आप देखो कौन सी कैटेगरी चल रही है, बोलेंगे अभी कैटेगरी चल रही है 2 पाई 6 पाई 10 पाई, और अगली कैटेगरी अपनी 14 पाई। तो शांति तो रखो भाई, जो जहां आएगा वहां पढ़ाऊंगी ना। साइक्लो ऑक्टा जो आप कह रहे हो वो 8 पाई का एग्जाम्पल है, इट मीन्स एंटी का एग्जाम्पल है, तो एंटी कैटेगरी में पढ़ाऊंगी ना।
अभी मैं एरो पढ़ा रही हूँ। लिखना नेक्स्ट में 14 पाई। अगला लिखिए आप 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगला लिखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो चल रहा है पहले उस सीक्वेंस को तो खराब ना करें, लिखिएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखो भाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बढ़ते हैं फिर आगे। चलें आगे, लिखिएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो सुनना, देखो 14 पाई को कैसे पढ़ते हैं। 14 पाई का मतलब है कि आपका सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, तो बोलेंगे अब ना और ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल से हमें कुछ दिखने जा रहा है। जैसे सपोज करो आपके पास में कुछ ऐसे प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ये आया 14 पाई। अब बॉन्ड्स का कैसे बनाऊं मैम, ऑल्टरनेट पे बनाओ। यहाँ बॉन्ड इधर नहीं है, इधर बनाया, इधर नहीं, इधर है, इधर नहीं, इधर, इधर बना दिया, ठीक है, इधर बना दिया और इधर हो दिया। देखो सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है। बोलेंगे 7 बॉन्ड्स, तो 7 2 जा 14, 14 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलना 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मैम इसको क्या बोलते हैं, इसको 14 एन्युलिन भी बोलते हैं, है ना, इसे 14 एन्युलिन भी कहा जाता है। 14 एन्युलिन भी कहते हैं इसको। 14 एन्युलिन 14 कार्बन से कहा जाता है ना, 14 एन्युलिन भी कहते हैं इसे। अभी सुनो, देखो एन्युलिन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी सिर्फ बाउंड्रीज पे रिवॉल्व करती हो ऐसे करके। और यस करेक्ट है कि कॉन्जुगेशन सिर्फ बाउंड्रीज पे ही हो रही है। ये क्या बना दिया, लिखो एक बार, इसको कहते हैं एन्युलिन, कहेंगे 14 एन्युलिन सिस्टम। अभी सुनना, देखो ये तो हुआ ठीक है 14 एन्युलिन। अब मैम मेरे दिमाग में सवाल है कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, अब रिपल्शन नहीं है क्या? बोलेंगे नहीं नहीं अब रिपल्शन नहीं। बोलेंगे क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये आपका मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है, हाइड्रोजन में उतनी दूरी होती जा रही है, जगह मिल रही है फैलने के लिए, इट मीन्स रिपल्शन नहीं होगा। तो बोलेंगे अब ये रिपल्शन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, जो कि वहां था। देखो विच वॉज प्रेजेंट इन केस ऑफ आपके 2 5 मेंबर रिंग, ऐसे अभी पीछे जो बनाया यहाँ रिपल्शन था। जैसे जैसे गैप बड़ा हुआ, सिस्टम मैक्रोमोलिक्यूल हुआ, अब ये रिपल्शन फैक्टर नहीं होता। अब एक नई बात हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं अपन, जिसको बोला जाता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, है ना। एक बात आती है जिसे हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एक वर्ड होता है जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड है, जिसे कहा जाता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है? वैसे तो देखो बेस्ट है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं ही पढ़ाती हूँ, बेस्ट है कि ये इफेक्ट वहीं पढ़ाया जाए। अभी पढ़ा के कोई सेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ा तो दूंगी, जबरदस्ती समझा भी दूंगी, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई इसको हम और अच्छा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो क्यों ना वहीं पढ़ाओ जहाँ पढ़ेंगे। अब सुनो होता क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बस। होता ये है कि वहां पे एक वर्ड होता है केमिकल शिफ्ट। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो समझते होंगे, नहीं पढ़ा होगा टेंशन नहीं लेनी, वहीं पढ़ेंगे। अब सुनो, तो क्या बोल रही थी मैं, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट एक वर्ड होता है वहां पे, जो हम ऐसे बोलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल आता है, अगर वो एरोमेटिक है, पहली कंडीशन बोला जाएगा कि अगर एरोमेटिक है। आप बताओ ये है कि नहीं? बोलेंगे यस है, साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और sp3 कार्बन एटम भी नहीं है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, हकल रूल फॉलो कर रहा है मैम, क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 रूल फॉलो हो गया, हो गया क्या? बोलेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 3 पुट करना, 4 इज 12 + 2 14 करेक्ट है। तो यस मैम ये हकल रूल फॉलो करता है, एरोमेटिक है। बोला चलो मान लिया कि ये एरोमेटिक है। हाँ जी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे बोलते हैं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा तो उसके जो हाइड्रोजन होंगे ना, दो टाइप के हाइड्रोजन हो जाते हैं। मतलब कि 2 टाइप के फील्ड बनते हैं। जो हाइड्रोजन बाहर की साइड है वो आते हैं पैरामैग्नेटिक फील्ड में। मैम ये क्या होता है? ये भाई वही बताया जाएगा। एक फील्ड होता है पैरामैग्नेटिक फील्ड, और एक फील्ड होता है आपके पास में जो अंदर वाले हाइड्रोजन के साथ बनता है, जिसे कहते हैं डायमैग्नेटिक फील्ड। अभी कोई सवाल आपका इससे नहीं अटकेगा, ये सिर्फ कंसेप्ट है जो वहां और अच्छा समझाऊंगी। बोलते हैं अंदर वाले हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक फील्ड में होते हैं,
बाहर वाले पैरामैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। बस वहां इतनी सी बात बोलते हैं कि एक वर्ड है केमिकल शिफ्ट, जो बाहर हाइड्रोजन है उनकी केमिकल शिफ्ट जो डेल्टा से लिखते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, अंदर वाले हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट कम होती है। अरे भाई ये केमिकल शिफ्ट क्या है पता चलेगा भाई आगे, तो लिखना जो अंदर वाले हाइड्रोजन है उनकी केमिकल शिफ्ट कम होती है, बाहर वाले हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट ज्यादा होती है। ये टॉपिक क्या है, ये है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जो बेस्ट विल बी एक्सप्लेन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। डन है, सिर्फ इतना सा बोल के अभी मैं आपको समझाऊंगी। बोलेंगे चलो ठीक है समझ गए, जितना सा समझ में आया। बोलेंगे ये होता है अपना एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, और अभी जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है वो है 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बोलना यस ये कैसा है, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कंप्लीट कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। चल सकते हो आगे, लिख लो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। टेंशन नहीं लेनी इस टॉपिक को, जितना सुना तुमने पैरा और डाया उतना ही सुना, बस बढ़ते आगे। लिखिए देखिए नेक्स्ट पे 14 पाई का मैम और कोई एग्जाम्पल हो जाए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का और कोई एग्जाम्पल मैम दे सकते हो? इनका और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते चलो। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है देखिएगा। बोलेंगे मैम देखो एक रिंग बनाओ, ठीक है ना मैम, एक रिंग ऐसे बना लो, बोला ओके, एक रिंग ऐसे बना लो, ठीक है, एक रिंग ऐसे, मैंने कहा बेंजीन ही बोल देते, ठीक है। यहाँ बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, और कहाँ है इधर बॉन्ड, इधर हो गया ये पूरे, और इधर देख लो एक बार 1 2 3 4 5 6 7। मैम बीच में तो नहीं बनाया, बीच में नहीं बनाते, क्यों, बना दूं तो, मतलब बना दो, ये आपने बना दिया बीच में, जबरदस्ती बिना बात माने आपने बीच में बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोलूंगी कि जो कॉन्जुगेशन चलती है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को ही हम फेवर करते हैं, भले ही तुम बीच में क्यों ना बना दो। सुनना कि भले ही आप बीच में डबल बॉन्ड बना दो, मैं पता है उसको क्या बोल दूंगी, मैं इसको बोल दूंगी कि ये वाला डबल बॉन्ड जो आपने बनाया है, ये वाला, इसको मैं एक नाम दे दूंगी, इसको मैं नाम दे दूंगी, और इसको बोलूंगी ये वाला डबल बॉन्ड मेरा काउंट ही नहीं होगा। ये कैसा है, नॉन हकल डबल बॉन्ड, इसे मैं बोल दूंगी ये है, एक नाम दे दिया नॉन हकल डबल बॉन्ड। मतलब मैम ये क्या कर दिया, मैंने कहा तुमने बात नहीं मानी थी ना, इसलिए मतलब नॉन हकल डबल बॉन्ड वो होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन में शामिल नहीं करते, वो होगा बट उसकी प्रेजेंस को हम काउंट ही नहीं करते। क्यों किया ऐसा मैम, क्योंकि अगर मैं काउंट करूंगी तो मेरी कॉन्जुगेशन हो सकता है एक रिंग में हो रही हो सकता है इसकी वजह से दूसरे रिंग में हो रही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है मैं वही फेवर करूंगी। इट मीन्स मैं इस कॉन्जुगेशन को ही देखूंगी, इसे इग्नोर करूंगी। और जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो इस वाले डबल बॉन्ड को कहते हैं नॉन हकल डबल बॉन्ड, जिसे हम काउंटिंग में काउंट नहीं करते। करेक्ट है। अब मैम ऐसे तो कंफ्यूजन हो गया, कहाँ शामिल करना है कहाँ नहीं। मैंने कहा लिमिटेड एग्जाम्पल है जहां आपको दिख रहा है कि भाई कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है, बाउंड्री इस पे मस्त चल रही है। देखो आप इस कार्बन से आप चलते हुए 14 कार्बन तक आ गए, 14 कार्बन आपने 14 होंगे इसमें, 14 एन्युलिन जैसा ही है। बोलेंगे आपने 14 कार्बन तक कॉन्जुगेशन देखी, तो ये एक्सटेंडेड है ना, इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन, इसको फेवर करेंगे, समझ गए। और जो बीच में डबल बॉन्ड होगा इसे इग्नोर करेंगे, इसे काउंटिंग में काउंट नहीं करना, तो इसको लिखना ये है नॉन हकल डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आया था सीएसआर नेट में, जिसमें पता है क्या पूछा था, ये नहीं पूछा कि एरो है कि एंटी एरो, सुनो, या नॉन एरो। अगर स्टूडेंट को ये कंसेप्ट नहीं आता तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 टूजा कितने, बोलेंगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई का मतलब ये फॉलो कर रहा है 4n, तो बोल देंगे अरे ये तो एंटी एरो, करेक्ट है ना। नहीं पता होता तो वो बोल जाता है एंटी एरो। कितने लोग एग्री करते हैं, सही बात है, बोलो भाई। अगर किसी को नहीं पता तो वो ऑब्वियसली यही करेगा भाई, इसको भी काउंटिंग में शामिल करेगा और सीधे बोल देगा कि ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है विच इज एंटी एरो। करेक्ट है, सही है बोलना। अब हम जानते हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे स्टिल इट इज 7 into 2, दैट इज इसमें मैम 14 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, और ये स्टिल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है मैम, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है। ये कैसा है, एरोमेटिक। कोई पूछे अच्छा इसको क्यों नहीं लिया, तो कहना नॉन हकल था। करेक्ट है। अब जो सीएसआर नेट का क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें आपसे ये नहीं पूछा कि एरो है कि एंटी, उसने पूछा एन की वैल्यू क्या होगी। उसने पूछा अगर मान लो ये एंटी है, मान लो ये एरो है, तुम तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। और स्टूडेंट बेचारा क्या करके आया, बोला 16 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो 4n फॉलो कर रहा है। मैम n की वैल्यू है 4, ये कर आया, n की वैल्यू है 4, ठीक है। क्यों, उसने ये समझा ना, n की वैल्यू बोल दी 4। आपसे ये नहीं पूछा था कि एंटी एरो, घुमा के पूछ लिया कि n की वैल्यू क्या होगी, तो पता है उसको कि तुम गलती करोगे, इसको नहीं गिनते
और बोलना स्टिल इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके अकॉर्डिंग 14 पाई मतलब 14 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 2। इसको इधर भेजना तो रह गया 12 और n रह गया आपके पास में 3। n की करेक्ट वैल्यू थी 3 ना कि 4। समझ गए? क्या करेक्ट थी? 3। इट मीन्स ये क्या है? एरो। ऐसे क्वेश्चन आता है जो आपको घुमा देता है। सही है भाई? तो ध्यान रखना है हमें ये चीज। आप चाहो तो इसको लिख लो, है ना। आप देखो क्या किया करो, चाहो तो आप इसको ऐसे लिखा करो जैसे मैं अक्सर लिखती हूँ। मैं कैसे लिखती हूँ कि 16 पाई इट मीन्स एंटी एरो या 4n फॉलो करता है। इट मीन्स n की वैल्यू 4 और ये कैसा है? एंटी एरो। ऐसे लिख के और फिर इसको मैं काट देती हूँ, है ना। ये चीज ज्यादा हाईलाइटेड दिखती है कि ऐसी गलती नहीं करनी। इसको लिख के काट देना कि ये सब नहीं होगा। सिंपल लिखना आप कि ये स्टिल 14n फॉलो करता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, जिसकी वजह से 4n प्लस 2 ही फॉलो करता है। n की वैल्यू 3 है और ये एरोमेटिक है। सही है? तो ऐसे लिख लिया करो ताकि तुम्हें हाईलाइट होता रहे कि हाँ ये करेक्ट है और ये नहीं करना है। सही है? लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको बोलना ये है नॉन अकल डबल बॉन्ड। तो ये वाला एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी किसका है? ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। चलें आगे। ये तो मेरे दिमाग में आ गई, ये चीज तो मैंने साथ के साथ करा दी। अभी मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं, तो भी अगर डबल बॉन्ड इरेज कर दूं एक बार के लिए तो भी सिस्टम कैसा है? 14 पाई एरोमेटिक। समझ गए ना? दोबारा नहीं बना रही भाई, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग रख लेना कि इसको अगर मैं इरेज कर दूं, यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं ना, तो भी ये 14 पाई है और ये एरोमेटिक है। सही है? तो ये एक और एग्जाम्पल अपना जनरेट हो गया। चलो आगे, लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी सुनना नेक्स्ट में। अब आपके पास अगर सपोज करो, और एग्जाम्पल बनाते हैं 14 पाई के। सपोज एक रिंग आती है, एक और रिंग आती है, एक और रिंग आती है, ऐसे। ठीक है? डबल बॉन्ड्स भी बना देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ। और कहाँ? और ऑल्टरनेट पे बनाना है, यहाँ और यहाँ। और बचे हुए ऐसे तो रिपल्शन हो जाएगा मैम, आपने बताया था। मैंने कहा रुको तो सही, यहाँ बना दो बॉन्ड ऐसे। डन है भाई? ये लो। और ऐसे ही सिमिलरली वापस से बना रही हूँ कि 3 रिंग्स बनाई। ठीक है? ऐसे। और यहाँ बना दो बॉन्ड, यहाँ बना दो बॉन्ड। ठीक है? और मैम ये ब्रिज बना दो। ठीक है? अब क्या किया ये मैंने ये किया कि एक ब्रिज को तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया, एक को मैंने ऐसे कनेक्ट किया। मैम ये तो थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है। देखो क्या बोलोगे आप कि मैम देखो इसमें सही है ना, कोई रिपल्शन कुछ नहीं है, और आपने बताया था ब्रिज वाली चीज भी सही चलती है। इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 14 ही हो रहे हैं ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14। बोलेंगे यस 7 बॉन्ड्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा है ये? एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में ब्रिज ऐसे कनेक्टेड है, एक ऐसे कनेक्टेड है, आगे पीछे रिंग्स हो जाएंगी, तो बोलना सिंपल समझ में आ रहा है कि ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। और नॉन प्लेनर की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ गए? सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से ही प्लेनैरिटी खराब हो गई। जैसे प्लेनैरिटी खराब हुई, सीधे सीधे एग्जाम्पल चला गया नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। चलो आगे लिख लो, चलते हैं फिर। एक आपसे क्वेश्चन आएगा, अब आप बताओगे। सपोज करो मैंने कुछ ऐसे बनाया, सपोज करिए मैंने कुछ ऐसे बनाया। ठीक है? अब मेरे को बॉन्ड्स बनाने हैं। मैं सपोज करो ऐसे बॉन्ड्स बना देती हूँ। सही है ना? ऑल्टरनेट पे बना दी। ये कैसा है? ये एरो है, नॉन एरो है, एंटी एरो है। ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कि क्या चीज है ये?
बोलो भाई, व्हाट यू विल से अबाउट दिस, विल इट बी एरो, एंटी एरो की नॉन एरो? अरे एंटी एरो वालों दिमाग तो लगाओ कि मैम एक sp3 कार्बन एटम चमकता हुआ नहीं दिख रहा क्या? बोलेंगे यहाँ प्रेजेंट है एक sp3 कार्बन एटम जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन कंप्लीट ही नहीं है। मैम तुम क्या दिमाग लगाते हो भाई, एंटी एरो कैसे? बोलना मैम sp3 कार्बन एटम की वजह से कॉन्जुगेशन पूरी ही नहीं है, एक ऐसा एटम आ गया कॉन्जुगेशन अधूरी रह गई जिसकी वजह से मैम ये तो नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है मैम? ये नॉन एरोमेटिक है। मैंने कहा अच्छा ये नॉन एरोमेटिक है, एक काम करते हैं इसको एरोमेटिक बनाते हैं। मतलब कैसे मैम? एक काम करूं क्या? मैंने बोला आपसे, अगर मैं यहाँ पे एक टॉपिक डाल दूं एसिडिटी, एसिडिटी इसका मतलब क्या होता है? H प्लस को बाहर फेंकना और नेगेटिव चार्ज बन जाना, यही होता है ना एसिडिटी। बोला अच्छा अच्छा हमें समझ में आ रहा है आप क्या करने वाले हो। मैंने कहा यहाँ पे जो H प्रेजेंट है, दो दो H होंगे ना। मैंने कहा अगर ये एसिडिक होगा क्या? बोलेंगे हाँ। क्यों? ये तो अच्छा खासा एसिडिक होगा मैम। क्यों? क्योंकि मैम ये एकदम तैयार है कि कोई बेस आए और H ले जाए। जैसे ही H ले जाएगा ना, ये पता है कैसे दिखने लगेगा? बोलेंगे मैम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा, है ना, और बाकी चीजें एज इट इज दिखने लगेंगी। देखो बाकी चीज तो सेम है ना, हूबहू सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। और बस हुआ क्या, चेंज क्या करा मैंने? एक मिनट, एक मिनट। अगर मैंने यहाँ बॉन्ड बना दिया तो बोलेंगे यहाँ तो था ही नहीं। देखो सपोज मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, मैंने सिर्फ एसिडिटी बोली, एसिडिटी का मतलब है H प्लस हटना, तो जैसे ही यहाँ से माइनस H प्लस हुआ ये वो बन गया। अब क्या वो एरोमेटिक है? बोलो क्या उसमें एरोमेटिसिटी आ गई? क्या जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई? समस्या ये थी कि यहाँ एक sp3 कार्बन एटम था जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था, तो मैंने क्या किया उसको sp2 बना दिया। बोले तो एक H हटा दिया और नेगेटिव चार्ज ले आई। अब बोलेंगे अच्छा नेगेटिव चार्ज जैसे ही आता है हमको पता है वैसे ही कॉन्जुगेशन पूरी दिख रही है, अब सब कुछ सही है मैम। अब गिनती कर लो भाई, तो एक बॉन्ड, दो, तीन, चार, पांच, छह, सिक्स तो बॉन्ड 12 हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 13 14। इट मीन्स यस मैम अब इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड नाउ दिस सिस्टम इज परफेक्टली एरोमेटिक। पहले था क्या? बिफोर था? बोले नहीं नहीं आफ्टर है। बोलना अब ये एरोमेटिक है। पहले था? बोलेंगे नहीं। क्या ये एसिडिक होगा? यस मैम ये तो बढ़िया सा एसिडिक होगा। तो बोलेंगे ये नॉन एरोमेटिक है। साथ साथ अगर इसकी कोई एसिडिटी की बात कर ले तो बोलना इसकी एसिडिटी भी काफी अच्छी है। क्यों ये एसिडिक है? क्योंकि इसका एनायन काफी अच्छा स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। समझ गए? इसका एनायन काफी अच्छा स्टेबल है क्योंकि फैक्टर चल रहा है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से एनायन बढ़िया स्टेबल, तो यस ये अच्छा एसिडिक। बोलते हैं यस ये बहुत बढ़िया एसिडिक है। आपसे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ऐसे लिंक हो जाता है, आपसे एरोमेटिसिटी पढ़ाते पढ़ाते एसिडिटी लिंक कर लेते हैं और बोलेंगे ये एसिडिक है क्या? बोलना बढ़िया एसिडिक है क्योंकि एनायन स्टेबल है। डन है भाई। इसका नाम है फेनिलिन, है ना, स्पेलिंग देख लेना। इसको बोलते हैं फेनिलिन और ये अच्छा खासा एसिडिक होता है ड्यू टू एनायन बनता है स्टेबल, है ना, क्योंकि एनायन बनता है एरोमेटिक। एंटी नहीं है, एरोमेटिक है। एंटी कौन बोल रहा है भाई? एरोमेटिक है ना। ये तो सारे बॉन्ड्स और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 14 मिलेंगे, तो बोलना ये कैसा है? बढ़िया सा एसिडिक है। करेक्ट है भाई। इसको बोलते हैं फेनिलिन और स्पेलिंग आप चेक कर लेना। चलूं मैं आगे? चलो भाई, तो आज हमने और क्या क्या पढ़ लिया है जरा सा एक रिकैप देख लूं। बोलेंगे आज हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे, 2 पाए, 6 पाए, 10 पाए, 14 पाए और 16 पाए तो एंटी का आ गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े एरो के। अब जब मैं आज इतना ही रख लेते हैं, कल की क्लास में शुरू करूंगी जब 4 पाए, 8 पाए, 12 पाए और 6 पाए बताऊंगी। 8 पाए में ही आपका साइक्लो ऑक्टा वाला फंस रहा है केस, मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, वो यहाँ है, कल बताऊंगी ना। आज ही की क्लास में सब कुछ सीख जाओगे एक ही क्लास में, शांति तो रखा करो, ठीक है। बोलेंगे कैसा है 8 पाए, कल पढ़ाऊंगी एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। किसी को कोई दुविधा, परेशानी, दिक्कत तो पूछ सकते हो। ये ऐसे ही अभी कंटिन्यू रहेगा, कल आगे बढ़ेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत प्लीज पूछो। कोई भी दिक्कत, परेशानी, कोई समस्या, किसी स्लाइड में दिक्कत, कहीं कोई इशू, बोलो भाई। डीबीपी 6 का क्वेश्चन 4th में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। आरसी डीबीपी का क्वेश्चन कल पूछना एक बार, है ना, कल डीबीपी लेके आऊंगी। एंटी नॉन एरोमेटिक कंफ्यूजन लग रहा है। अरे अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, समझ लो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं क्या क्या आएगा एरोमेटिसिटी में। अभी शांति रखो थोड़ी सी,
है ना। अभी बोल रहे हैं कि एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी में कंफ्यूजन है। समझ लो नॉन एरो के तो एग्जाम्पल करवाए ही नहीं, कहाँ करवाए, आज सिर्फ एरोमेटिक ही करवा रही हूँ, एंटी के भी नहीं करवाए। आई ओनली टॉक्ड अबाउट एरोमेटिसिटी, ना ही मैंने एंटी का कहीं कोई पढ़ाया है और ना ही मैंने नॉन एरो पढ़ाया है। पढ़ाऊंगी, शांति रखो, सब हो जाएगा। ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है, कैसे पढ़ेंगे, जो बैच में चल रहा है उसको एकदम तहे दिल से फॉलो करो और रिवीजन करो जितना हो सके, इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है ना। कल के क्वेश्चंस के आंसर, कल के 2 क्वेश्चन होमवर्क मार्क किए थे वो आपने कर लिए होंगे, और एक क्वेश्चन में हमें डाउट था वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, जल्दी ही देख के मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी उस जीओसी के आखिरी लेक्चर में, ठीक है। हाँ हाँ बता दूंगी, करिश्मा बता दूंगी, अभी मुझे थोड़ा समय नहीं मिला देखने का, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का 11th एग्जाम्पल, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का 4th एग्जाम्पल एक बार बता दीजिए। देखो एक बार 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कौन सा बोला, 11th एग्जाम्पल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का 11th एग्जाम्पल, एक सेकेंड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा 11th एग्जाम्पल, ये रहा 11th एग्जाम्पल। ये इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पूरी कर रहा है, बोलेंगे यस। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब गिनती कर लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत क्या हुई बताओ, किसको दिक्कत है भाई बोलो, क्या दिक्कत है इसमें, क्या समझ नहीं आ रहा। पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पूरी करता है, ठीक है, कहीं भी ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कॉन्जुगेशन पूरी होती है। अभी देखो, अभी तुम्हें लग रहा है करेगा कैसे, तो इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं तो बोलना यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, डन है। आप इसके आरएस बना के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको सेम 2 पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे, कहीं ना कहीं, जैसे हो सकता है इस पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, हो सकता है इधर या इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, लेकिन आएगा जरूर, इसके आरएस में आपको 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आरएस बनाना अपना मोटिवेशन नहीं है, बस उसको देख पाना, देख के ये बता पाना कि यस ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो फिर इसको भी काउंट करेंगे। मतलब अब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, इसको काउंट क्या करूं, तो काउंट नहीं, बस ये देखो कि यस ये कॉन्जुगेशन पूरी कर रहा है तो मेरा पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। अब काउंटिंग में पॉजिटिव चार्ज को कैसे काउंट करूं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी काउंट करूंगी, कैसे करूंगी 1 2 3 4 5 6, बस समझ गए, डन है भाई। और क्या था, और था आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन का 4th एग्जाम्पल, 10 पाई इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 और ये 4th एग्जाम्पल, ये वाला 4th एग्जाम्पल में भी ये सेम बात बोल रही हूँ कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, डन है, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, पूरा सिस्टम में कॉन्जुगेशन चल रही है। अब नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे क्या। पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ बोलेंगे कॉन्जुगेशन पूरी, काउंटिंग के लिए है ही नहीं कुछ, और नेगेटिव आएगा तो इसको गिन लेंगे, डन है भाई। बीच में जो डबल बॉन्ड है वो काउंट है या कभी नहीं होगा, देखो बीच वाले डबल बॉन्ड की दिक्कत मतलब आप यहाँ पे पूछ रहे हो, ये देखो इसको कहते हैं नॉन अकल डबल बॉन्ड, जिसका मतलब ये होता है कि इसको काउंटिंग में नहीं लेते। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन फेवरेबल होती है, कॉन्जुगेशन जितनी लंबी चल रही होती है हम उसको अच्छा मानते हैं, तो बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हम ज्यादा फेवरेबल होती है, इसलिए इसको गिनेंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसको काउंट करूंगे तो ये कॉन्जुगेशन इस रिंग में चल सकती है, हद से हद इसकी सपोर्टिंग रिंग में या इस रिंग में चल सकती है, एक साथ सारी रिंग में नहीं चल सकती। इसका मतलब है सबसे बड़ी कॉन्जुगेशन ये वाली हुई, तो इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, ये बोला। अभी क्लियर है आरसी, बात समझ में आ गई है ना। और किसी का डाउट आ रहा है कि बेसिस एसिडिटी में क्या बताया, एसिडिटी में ये बताया कि ये वाला एटम आपका sp3 कार्बन एटम है ना, जिसकी वजह से नॉन एरोमेटिक है, इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन पूरी ही नहीं है, डन है। अब मैं बोलूं अगर ये H यहाँ से हट जाए तो, बोले हटेगा तो फिर H प्लस बन के और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा अब कॉन्जुगेशन आप देखो पूरी दिखेगी कि नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, यस मैम कॉन्जुगेशन पूरी है, और उसको भी काउंट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे विच विल बी एरोमेटिक, समझ गए, ये बोला, क्लियर है। तो बोलेंगे अच्छा उसका एनायन स्टेबल है एरोमेटिसिटी से, तो ये अच्छा एसिडिक है, करेक्ट है, बस इतना ही तो समझाया। चलो भाई, और एग्जाम्पल एंटी एरो के नॉन एरो के कल की क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, और कुछ परेशानी हो तो बताएं प्लीज। कल डीपीपी 5th और 6th का भी डाउट बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है, कल पक्का बता दूंगी, अर्सी मुझे याद दिला देना, याद दिलाना आपकी ड्यूटी है, ठीक है, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे सेम टाइमिंग पे, है ना, 4 बजे सेम टाइमिंग पे सेम जगह। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।